Alright, so hello everyone, क्या हाल चल रहा है? निखिल सर आज मिल क्या अर्जुना जय कॉमन रिवीजन के अंदर आप लोगों के लिए खास अलग सा लेक्चर जो कि प्लान में नहीं था। दिस इज रेडॉक्स बचा हुआ, यस बचा हुआ, क्योंकि कल की क्लास में कुछ कुछ तो हमने किया हुआ था। बचा हुआ एज वेल एज स्टेट्स ऑफ मैटर, मस्त सा चैप्टर है भाई ये। तो देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, क्या तो साडी आवाज दिखाई ते तस्वीर सुनाई दे रही है? जल्दी ना दसो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो लॉन्ग टाइम नो सी, कैसी चल रही है जिंदगी? आज बोर्ड्स था, अच्छा गया? गुड यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। निखिल सर रोस्टेड यू। निखिल सर को रोस्ट कर रहे हैं। वैसे जैसे जिंदगी चल रही है, जिंदगी रोस्ट कर रही है, तो अब फर्क नहीं पड़ता है। राजवंत सर रोस्टेड यू, टीके सर रोस्टेड यू, निखिल सर रोस्टेड यू। जब जिंदगी रोस्ट कर रही है तो की फर्क पैदा है? हाँ सर, आपको हमारी चैटें दिखाई दे रही है क्या? चैटें दिखाई और सुनाई दोनों दे रही हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप सब? हाँ तो बढ़िया। फिजिकल केमिस्ट्री आपने यार, मेरे पास 12th में इसमें मतलब इस बार तो आई थिंक नहीं है, 1.0 में तो नहीं है, 2.0 का भी मुझे पता नहीं है। वैसे 2.0 में मैंने लास्ट ईयर कराया था, लास्ट पता नहीं, याद नहीं आ रहा। लास्ट ईयर था शायद, उसमें लक्ष्य 2.0 में करवाई थी मैंने फिजिकल, यस। बट अगर क्या कहते हैं, इस बार का मुझे आइडिया नहीं है। इस बार का मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, ले लेंगे। नहीं तो जो भी टीचर आएंगे पीडब्ल्यू के, देखो हर एक टीचर ऑसम है, हर एक टीचर जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। तो आप जिनसे भी पढ़ रहे हो मजा आ जाएगा उसमें, है ना? हाँ, स्यापा सही हुआ क्या? देखो भाई, ट्राई करके देख लेते हैं। हो गया स्यापा? ये तुम्हारे बैच में बिना स्यापा के क्लास शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हो गया स्यापा? तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना है? ये लो, याद आ गई स्यापे को। कैसे कैसे कर लेते हो आप ये सब? कैसे कर लेते हो ये सब? ये बताओ जरा। ये बताओ जरा, कौन है एक जो काला जादू कर रहा है? हर क्लास में, हर क्लास को वापस से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। मैं नहीं खेल रहा। व्हाट इज स्यापा? स्यापा इज दिस, क्लास करना चाहो क्लास ना हो, उसको बोलते हैं स्यापा। तो चलो, एज यूजुअल गाइड्स, डेली की रूटीन हो गई है हमारी, ठीक है। तो अभी आपको कुछ टाइम के लिए मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, वापस से क्लास को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप आपस में कुछ कुछ बातें कर सकते हो और मैं क्लास को रीस्टार्ट करता हूं तब तक, ठीक है। हैट्रिक कर दी क्लास में तुम लोगों ने। चलो रुको भाई। कोई बात नहीं, किस्मत है ही खराब, तो क्या करे। कहाँ है मेरा भाई दीपक? दीपक, वो सेम इशू आया है, वो अपन क्लास को वो कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। कैमरा बस मैंने खुद से आगे ऑफ किया, बस वो कैमरे को गोली मारो, बस इसमें स्क्रीन ऑन करना। क्या हो गया? सर कैमरा क्यों बंद करते हो? कैमरा इसलिए बंद करते हैं, कहीं इधर उधर से एक बार बंद नहीं करा था। अर्जुना जेई के अंदर मैं क्लास ले रहा था, कैमरा बंद नहीं करा था, ऐसे क्लास रीस्टार्ट करने की कोशिश करी तो हुआ ये कि वो व्हाट्सएप खुला हुआ था किसी आदमी का। वो नंबर चले गए 4-5 इधर उधर। वो 5 लोग आज तक मुझे गाली देते हैं, ठीक है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तुम्हारे बैच में अब, है कि नंबर बढ़ जाए लोगों के, इसलिए हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप खुले रहते हैं लोगों के। हाँ ठीक है। अबे तुम कलेशी हो, तुम लोगों ने जो क्लेश करवा रखे हैं, मैं बता रहा हूं। हाँ, अरे मेरे को 3-3 बजे तक कॉल आता है, अंडरस्टैंड कि ये कौन है जो परेशान करते रहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, करते हैं मैनेज भाई, क्या करें अब, दुख है तो है। हर क्लास को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। आपका नंबर भी लीक, मेरा भी हो चुका है भाई, मैं यही तो बोल रहा हूं, नंबर मेरा भी लीक हो चुका है, दिक्कत यही है। सबके नंबर आई थिंक लीक हो चुके हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं स्यापे और रखे हैं जो।
चलो अब दुआ करो कि क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हाँ चलो 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 स्टार्ट हो जाए मेरे भाई। इंपोर्ट कर दी हमने फाइल। चल मेरे भाई चल जा प्लीज, तुझे भगवान का वास्ता। हाँ क्या हो गया, आरजे सर से बात करा दो। अबे आरजे सर को बताया तो मैंने, घूमी घूमी कर रहे हैं वो, घूमी घूमी करने दो उनको, जब वापस आएंगे बात करा देंगे आपकी, ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हो गया, अंधेरे में पढ़ाओगे क्या? हाँ भाई एज यूजुअल डेली का रूटीन है, अच्छा लगता है ऐसे पढ़ाते हुए। हाँ ठीक है, सर से भी बात करा दो। ठीक है भाई, सबसे बात करा देते हैं, बातचीत का बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, बातचीत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। हो गया से पे खत्म, तो लेट्स बिगिन। ओके 1 मिनट रुको जरा, कंटिन्यू करना था इसको, पोल आएगा नहीं इसके बिना, अभी तक भी पोल नहीं आया, सत्यानाश पोल का। चलो अब उम्मीद करते हैं क्या आपको मेरी आवाजें दिखाई और तस्वीरें सुनाई दे रही हैं? अगर हाँ तो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये शक्ल क्यों नहीं ऑन हुई मेरी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब हो गई। हाँ वॉइस आ रही है, ठीक है। ठीक है सर लंदन गए हैं, बिल्कुल ठीक है सर लंदन गए हैं। लंदन में उनके कुछ दोस्त है, सुनने में आया, दोस्त है वहां पे उनके कुछ कुछ स्पेशली दोस्त है, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ बताते तो ऐसे थे कि हम लंदन में कुछ दोस्त हैं मेरे, उनसे मिलना है, काफी साल हो गए। मैंने कहा ठीक है सर मिल के आओ फिर। तो भाई हम घूम नहीं रहे हैं, हमने बड़ा सिंपल शॉर्ट सीन कर रखा है। जो भी बंदा घूमने जा रहा है, जिस भी देश में जा रहा है, वी आर विद देम, हर देश घूम के आओ। अपने को सिंपल सा गेम है, फ्रिज मैग्नेट लेके आने हर बंदे ने, ठीक है, हर बंदा फ्रिज मैग्नेट की मैंने डाल रखी है कंडीशन, सबको टेक्स्ट डाल दिया, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा हर बंदे को, पीडब्ल्यू के, जहां भी जा रहे हो, जिस भी देश में जा रहे हो, चाहे युगांडा हो चाहे यूएस हो, मेरे को फ्रिज मैग्नेट चाहिए। तो फ्रिज अपना मैं सुंदर बना रहा हूं, घूम नहीं रहा कहीं पर, फ्रिज बढ़िया घूमेंगे। ठीक है हाँ चलिए, उम्मीद करते हैं अब क्लास सही चल जाए। तो रिडॉक्स बचे हुए को स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ कंबाइन करके आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है, भगवान का नाम लेके। चलिए लेट्स बिगिन। तो आओ फिर मित्रों, अब लास्ट क्लास में अगर आपने नहीं अटेंड करी है तो कृपया करके लास्ट क्लास को पहले अटेंड कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। एज यूजुअल वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं आता, इसमें समझ लो तरीके से। यस हाँ, तो मैंने बोला था हमने रिडॉक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों मिलके पागल बनाते हैं, जिसको रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इसके अंदर हमने कुछ कुछ बातें करी थी, कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स, जो कि एक तरह का मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, बट हाँ वो ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर निकाल लो तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ 12 रूल्स करे थे जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल सकते हो, और वो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने निकाले हैं उसको यूज करके हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को सेट कर सकते हैं। उनके अंदर मैंने जनरल रूल्स बता दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जनरल रूल्स के अलावा भी आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप जेई एडवांस का पेपर देखेंगे, आपके मैं लिटरली क्वेश्चन दिखा दूं, अब लाया भी हूं मैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस, ये एडवांस में डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। इनमें से स्पेशल जो मेन स्ट्रक्चर्स बताया, ऐसे तो दुनिया जाके स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो आप इनऑर्गेनिक में कुछ आगे भी करोगे, बट हाँ मेजर इसमें इसी में से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स 12th की इनऑर्गेनिक में आपने पी ब्लॉक में पढ़ने हैं। तो तुम टेंशन मत लो, कोशिश करो अभी याद कर लो, बिकॉज 12th में तो करने पड़ेंगे, हाँ या ना, ठीक है। चलो फिर फोड़ते हैं जरा इसके अंदर। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपकी जिंदगी में है Ki3। ये स्ट्रक्चर्स आपको सिंपल स्ट्रक्चर देख लो कैसे किस तरह से, बस ये याद करने हैं। सर क्यों कैसे किस तरह नहीं पूछेगा कोई, बस स्ट्रक्चर याद करने हैं। 12th में इनका क्यों कैसे किस तरह बताया जाएगा। Ki3 जो होता है, सुनते जाना,
ठीक है, अपने कॉपी अगर नोट्स बना रखे हैं तो ये सारे कॉपी वाले नोट्स है, क्लास वाले नोट्स है, JEE 1.0 के, आप उसको रेफर कर लो, बाकी लोग देखते जाओ। तो KI3 जो है वो हमेशा किसमें टूटता है, KI और I2 में। I2 का चार्ज 0 होता है, ये बता रखा है स्पीसीज, फॉर्मल जो भी स्पीसीज होती है इन पे चार्ज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इसका, ऑक्सीडेशन नंबर 0। और I- पोटेशियम +1 में होगा तो ये हेलोजन -1 में होगा। तो I3 के अंदर 3 आयोडीन है बेसिकली, जिसमें से 2 0 में है और 1 -1 में है। ठीक है, SOM कब स्टार्ट होगा, लगा ले आधे घंटे के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बस ये स्ट्रक्चर याद करने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर याद करने हैं। आपका इसके अंदर ऑक्सीडेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का भी चीज पूछी जाती है, बट इट इज इररिलेवेंट राइट नाउ। आपको एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज Fe3O4। अब Fe3O4 जो होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है FeO के अंदर जहां पे वो ऑक्साइड के साथ है तो आयरन +2 में होता है। एक होता है वो मतलब है ऑक्साइड के साथ ही लेकिन यहां पे वो फेरिक होता है, तो एक फेरस होता है, एक आपका फेरिक होता है। तो फेरिक वाले 2 हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है Fe3O4 तो याद रखेंगे वो 2 चीजों में ब्रेक करता है, एक फेरस में एक फेरिक में। फेरस होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 वाली है, फेरिक होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +3 वाली है। यस, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका ये कजन होता है जिसको बोलते हैं Mn3O4, सेम हरकत है, MnO और Mn2O3 सेम, जैसे आयरन का केस था वैसे मैग्नीज का भी केस है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसमें एक +2 में है और 2 आपके +3 में है। अगला स्ट्रक्चर आता है लेड ऑक्साइड का। लेड भी एक मिक्स ऑक्साइड है। इसमें जो देखने वाली बात यह है कि इसमें एक तो लेड ऑक्साइड और एक ये +4 में, वहां +2 +3 चल रहे थे, यहां +2 में जाता है और एक ये +4 में जाता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आप लोग करेंगे आगे जाके इनऑर्गेनिक में। ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये आपका स्ट्रक्चर्स हो गए। नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक अमोनियम के अंदर एक नाइट्रेट के अंदर, तो इनको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं। वैसे अगर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स भी आते नहीं भी आते तो इसको एक्स करके मान लेना, इसको एक्स निकालना। हाइड्रोजन आपका +1 रहता है, नॉन मेटल के साथ है तो वहां से एक -3 देगा। इसी तरह से ऑक्साइड आपका -2 रहता है, यहां से +5 रहेगा। तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 2 नाइट्रोजन है, एक आपका -3 एक आपका +5। ये स्ट्रक्चर भी याद हो गया, यस और नो, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। अगला स्ट्रक्चर करते जाएंगे सारे के सारे, ये स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सबके सब काम में है। कार्बन सब ऑक्साइड, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिया था। कार्बन सब ऑक्साइड जो होता है उसके अंदर 3 कार्बन लगातार कनेक्टेड होते हैं, आगे ऑक्सीजन, सब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अगर आप वो तरीका निकालते हो प्लस माइनस वाला, तो प्लस माइनस वाले से यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो ये किसमें आएगा, -2 में, तो ये -2 में। इसके यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां से गया तो -2 में, ये -2 में। इधर से 2 गए तो +2, इधर से 2 गए +2, और बीच वाले में कुछ नहीं होगा क्योंकि कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होते हैं, तो यहां पे 0। तो ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं इन सब के। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी आप इसको कवर कर सकते हो। यस, इसमें कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, ये क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट इज ब्रोमियम ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। तो ब्रोमियम 3 कनेक्टेड होता है लगातार, और हर ब्रोमीन पे आपको ऑक्सीजन लगाने हैं जितने भी हैं। कोने वाले पे 3 लगाने हैं, बीच वाले में 2 लगाने हैं। और इसी को अगर आप प्लस माइनस करके तोड़ोगे तो जैसे आपको पता है ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गए तो ये -2 में आएगा, यहां से गए -2, यहां गए -2, इसके कितने चले गए, 6 चले गए तो +6। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये। तो इसमें 3 ब्रोमीन है टोटल, जिसमें से 2 +6 में है, एक आपका +4 में है। इस तरह से स्ट्रक्चर रखेंगे हम लोग। ठीक है, डन। अगला स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक बार देखते जाओ सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। आई थिंक एसिटिक एसिड, ये पहले मुश्किल लगा होगा जब पहली बार पढ़ाया था, पहले मुश्किल लगा होगा, अब आपको आसान लग गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑर्गेनिक में 1000 बार कर चुके हैं। यस, तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हम सभी लोग बना सकते हैं, और जब आप स्ट्रक्चर बना लोगे इंडिविजुअली उसको कैलकुलेट करोगे, एक कार्बन आपको -3 में दिखेगा, ये कार्बन आपको +3 में दिखेगा, हाइड्रोजन सारे +1 में है, और आपके जो ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन है वो -2 में है। ऑलराइट, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट किसी को, ये आपने ऑर्गेनिक में कवर किए हुए हैं, तो मुझे लगता है इसमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला इसी का भाई है, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो जरा, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ क्लोरीन डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक क्लोरीन -1 में होता है, एक क्लोरीन +1 में होता है। कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, इसमें दिक्कत नहीं है। पर ये स्ट्रक्चर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, यहां पे 2 क्लोरीन है, एक -1 एक +1। यस, हाँ, डन। यहां पे कोई दिक्कत। अगला स्ट्रक्चर
देन आता है ऑक्सैलिक एसिड। मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर में भी कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग ऑक्सैलिक एसिड को भी आप लोग ऑलरेडी करोड़ों बार कवर कर चुके हो। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में आपने देख रखा है। तो COH कनेक्टेड होते हैं, यहां पे कार्बन का निकालोगे +3, यहां कार्बन निकालोगे +3, ऑक्सीजन सारे के सारे आपके -2, हाइड्रोजन सारे के सारे +1। इसी ऑक्सैलिक एसिड में अगर आप हाइड्रोजन को हटा के कोई मेटल ले आते हो, जैसे सोडियम वगैरह ले आए, तो सेम हरकत होगी, बस सोडियम जो होगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यस सर, ये स्ट्रक्चर्स याद करने के? अब भाई बिल्कुल याद करनी है। ये इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे बिना स्ट्रक्चर्स के नहीं निकल पाएंगे। ठीक है सर, CaCl2 का क्या होगा? नॉर्मल। क्लोरीन आपका -1 में है, कैल्शियम आपका +2 में है, बस। ठीक है, ये देखो उज्जवल चौहान सर, रिकॉर्डेड। बिल्कुल उज्जवल जी, रिकॉर्डेड लेक्चर है। उज्जवल जो भी नशे करे ना बढ़िया वाले बताना। एक मेरा मैनेजर पूछ रहा था और एक बाकी बच्चे हमारे क्लास के। रिकॉर्डेड लेक्चर सर, काश रिकॉर्डेड लेक्चर होता, हम भी टेंशन फ्री होते, तुम भी टेंशन फ्री होते। हाँ चलो अगला स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना सल्फर वाले स्ट्रक्चर्स बड़े फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं। इनके ऊपर 12th में अंधे सवाल है। आप यहां पे रिडॉक्स में पहली बार ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो तो तरीके से देख लो। दूसरा, ये आपके इनऑर्गेनिक में जब आप लोग पी ब्लॉक पढ़ोगे, ग्रुप 16 पढ़ोगे, ये स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे सारे करवाए जाएंगे, सारे सिखाए जाएंगे। इनके ऊपर रिएक्शंस भी होते हैं। तो अभी के लिए हमें सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। और एक बार स्ट्रक्चर देख लिया तो पहले आता है टेट्राथाइन। टेट्रा मतलब 4, ठीक है। टेट्राथाइनेटाइन होता है S4O6 2-। कैसे बनाना है? चारों सल्फर एक साथ कनेक्ट कर दो, कोने वाले पे ऑक्सीजन, कोने वाले पे ऑक्सीजन, ये कर लोगे आप लोग। और आई थिंक इंडिविजुअली जब मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसने खींचा, माइनस पहले से था, एक खींच लिया तो -2, सल्फर 2 खींच लिया -2, 2 खींच लिया -2। इस सल्फर पे 5 लोग खींच के चले गए तो +5 आ गया। बीच वालों का कुछ नहीं, +5 2-। तो आपसे पूछ लिया जाता कि सल्फर का चार्ज कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है एडवांस में। यस, जेई एडवांस में। तो उन्होंने सीधा सवाल है कि इसमें 2 सल्फर +5 के होते हैं और बीच वाले सल्फर 0 के होते हैं। अब इसी तरह से आपके पास आप सल्फर ऐड करते जाओ, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं। टेट्राथाइन और पेंटाथाइनेट कर दो, बीच में एक सल्फर और ऐड कर दो, हेक्सा कर दो, 2 सल्फर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर पेंटाथाइनेटाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 सल्फर आ जाएंगे बीच में, कोने वाली चीज बिल्कुल की बिल्कुल सेम। यस, हाँ, समझ आया बात? समझ आई बात? यस। अगला देखो, अब इसी में हो सकता है कि हाइड्रोजन लगा दे, कोने वाला ऑक्सीजन माइनस ना करके वहां हाइड्रोजन लगा देंगे तो एसिड बन जाता है। टेट्राथाइनेटाइन से टेट्राथाइनिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से अगर आप इसके हाइड्रोजन लगा दोगे कोने पे तो पेंटाथाइनेटाइन से क्या बन जाएगा? पेंटाथाइनिक एसिड बन जाएगा, अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हो। यस, हाँ सर, रेंज रोवर में देखा था आपको, मेरी नहीं थी वो, पंकज मामू की थी वो, अगर तुमने देख लिया मुझे तो। घूमा है गाड़ी, बढ़िया है रेंज रोवर। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो, या तो पैसा कमा लो अंधा, या फिर पैसे वाले दोस्त कमा लो। मैं दूसरी कैटेगरी में हूं। तो मेरे दोस्तों के पास मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर सब है। जब मन करता है उस गाड़ी में घुस जाता हूं। हाँ, दोस्ती रखनी पड़ती है बस। हाँ सर, तो क्या करना, बस चिप्स खिला देता हूं कभी कभी, उतने बजट अपना। यस, हाँ, बड़ा सॉर्टेड गेम है भाई, बहुत सॉर्टेड। बहुत सॉर्टेड। क्योंकि आप अगर गाड़ी खरीदोगे तो आप फंस जाओगे। अब पंकज सर वो तो सिर्फ रेंज रोवर में घूम सकते हैं ना, फंस गए वो चारे। लेकिन अपना बड़ा सॉर्टेड है, अपन हर गाड़ी में घूमते हैं, जो मन करता है। सही है सर। चलो अगला करेंगे सर। नेक्स्ट इज कैरोज एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? अपन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, आई थिंक स्ट्रक्चर आप लोग सभी जानते हैं नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का। यस, दिस इज H2SO4। Whereas अगर मैं इसी के अंदर एक पेरोक्साइड लिंकेज डाल दूं, इस ऑक्सीजन की जगह अगर मैं पेरोक्साइड लिंकेज डाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? H2SO5 आ जाता है, जिसको बोलते हैं कैरोज एसिड। यस, तो ये हम लोग दिमाग में रखेंगे। कौन सा लेसन चल रहा है? ज्योग्राफी। आज हम लोग पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया सीखेंगे। यस, सही बोल रहा भाई। तो कैरोज एसिड हमारे पास, दिस इज कैरोज एसिड, जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना, उसके अंदर बस एक पेरोक्सी लिंकेज डाल देनी है नॉर्मल। ठीक है, इसको अगर आप एक्स वाले तरीके से करोगे
तो सत्यानाश हो जाएगा। कभी भी इन जितने भी मैं स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं इसमें एक्स मतलब घुसा देना, क्योंकि अगर तुमने एक्स घुसाया तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको एक्स वाले तरीके से करने जाते ना तो आता आंसर क्या, आंसर आता +8, और सल्फर +8 में जा नहीं सकता। समझना ये वाली चीज, ठीक है। रिवीजन कब स्टार्ट होगा? अभी हम लोग 4th क्लास का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, 4th क्लास का। उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th कवर करेंगे, फिर 11th होगा, फिर उसके बाद रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। रुक जा भाई, अभी 7 साल की बात है, बस 7 साल, ठीक है। 7 साल के बाद मिलियो, बढ़िया से करवाएंगे। अगला डाई सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेने हैं, H2SO4 H2SO4, इनका पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, जो चीज बनती है उसको बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला होता है H2S2 7, ठीक है। हाँ सर। अगला सवाल ऐसे ही आता है हमारे पास मार्शल एसिड, उसमें क्या होता है, सेम जो भी बनाया वही अभी वाला सेम स्ट्रक्चर है, इसमें बस ऑक्सीजन घुसा दो, पेरोक्साइड लिंकेज घुसा दो। तो अगर इसमें पेरोक्साइड लिंकेज घुसा दोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका मार्शल एसिड का H2S2O8। ऑलराइट, पेरोक्साइड क्या होता है? ये देखो सुमित जी, कहां थे आप? ये मासी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऐसी जो लिंकेज होती है ना, ऐसे लिंकेज, ऐसी लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। सो दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है भाई। ओके, गजब भाई गजब। और देख लो सर, एक S4 2- आ जाता है, 4 सल्फर लगातार कनेक्टेड कर देने, कितने दिन चलेगा? मेरा बस 2 दिन हो रहा है, फिर मैं जा रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊंगा। चलो S4 2- तो 4 सल्फर लगातार कनेक्टेड है, इनको बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला आता है, अरे वाह सुंदर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, Cr है, क्रोमियम का ऑक्साइड। तो क्रोमियम पेंटॉक्साइड होता है, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बटरफ्लाई, ऊपर एक सर उसका और इधर 2 पंख इसके, ठीक है। इसमें भी यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड लिंकेज, ठीक है। हाँ यस, अच्छा हाँ, एक आई थिंक आप में से पता ही लग गया लोगों को, आप में से जो भी प्रजाति के लोग इस तरफ रहते हैं, दिल्ली हरी साइड, दिल्ली के भी ऊपर वाले, चंडीगढ़ एंड नियर बाय जो एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है। तो 22 और 23 को आई थिंक प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है। मुझे बताया गया कि आपको 20 रुपए मिलेंगे अगर आप प्रोग्राम पे आओगे। तो 20 रुपए के चक्कर में मैं तो बिक गया। तो आगाज हो रहा है, ठीक है, अपना पंचकुला और एक अपना चंडीगढ़, ठीक है। तो वहां पे आगाज है, अगर आप इसी एरिया के आसपास रहते हो तो हाँ मैं डाल दूंगा, मैं डिटेल फॉर्म दिए इन्होंने, ठीक है। उसके लिए मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, फॉर्म भरवा लो इनसे। तो 22 रुपए में मैं बिका हुआ हूं, तो एक पोस्ट करूंगा मैं, उस पर मैं एक फॉर्म डालूंगा, ठीक है। चंडीगढ़ मोहाली 22 से 23 को, चंडीगढ़ एंड पंचकुला, 22 को आई थिंक पंचकुला, 23 को चंडीगढ़ है। तो वो फॉर्म भर देना और मिलने आ जाना, ठीक है। हाँ अभी मैं यहीं पे अवेलेबल हूं, ठीक है। अरे होटल का पैसा नहीं दे रहे थे, चंडीगढ़ रहता हूं ना मैं। क्या था, चंडीगढ़ रहते हो, होटल नहीं लोगे तो हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा ओके, क्योंकि 22 रुपए तो मिल रहे थे, ठीक है। तो आप में से जो भी प्रजाति वहां रहती है वो आ जाना, मैं डाल दूंगा ये कहां लोकेशन, हॉल वॉल सब कुछ, फॉर्म सब डाल दूंगा, ठीक है। मिल जाएगा तुम्हें डिटेल्स। ऑलराइट जी सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। एक चाचा ये भी होता है, ये अलग ही स्ट्रक्चर है कुछ खतरनाक सा, ठीक है। पता नहीं क्या है, बस ध्यान रखना, क्रोमियम है, उसके ऊपर सर में उसका ताज बदल गया है, तो पेरोक्साइड लिंकेज सर पे है, यहां भी पेरोक्साइड, यहां भी पेरोक्साइड, यहां भी पेरोक्साइड, पोटेशियम, तो इसमें क्रोमियम +5 में रहता है, ठीक है। हाँ डन सर डन। मैं बिक जाता हूं। मेरे अंदर नहीं है, मेरे को पैसा दो मैं बिक जाऊंगा। हाँ पैसा इज इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैसा ही है सब कुछ, मानो मेरी बात। ये लेसन्स तुम्हें जिंदगी में 20 साल धक्के खाने के बाद आएंगे, मुझे 16 साल में आ गए क्योंकि मैं 16 का हूं, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आओ जरा गाइस, IIT JEE 2011 का सवाल सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिल्कुल। हाँ अभी भी कम टू बिहार, आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, आपने बुलाया तो। यस चलो गाइस, इसका स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे, करो भाई सॉल्व इसको। ये कौन सा पॉकेमोन है, पकड़े लाए हैं इसको। पिकाचू का जो मासी है ना पिकाचू की, उसके फूफा के बुआ का लड़का है जो पिछला स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ठीक है। हाँ जी सर, चलो इसका आंसर करते हैं। स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, ठीक है। इस ठीक है,
ये क्या सत्यानाश बनाया मैंने। चलो करो भाई सॉल्व इसको, ठीक है। आओ मित्रों आग लगा दो इसके अंदर। यस, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है ऑफ टू टाइप्स ऑफ सल्फर। तो चलो मित्रों पोल आपके सामने है, इंटीजर पोल होगा। 30 सेकंड तुम्हारे पास है, कर लो इसको। गाइस ऐसा है, हम तो सॉल्व करेंगे अपने बेस पे। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो सर इसमें आया +5। सल्फर यहां नहीं कुछ करेगा, यहां नहीं कुछ करेगा, ये 0। सल्फर यहां नहीं कुछ करेगा, यहां नहीं करेगा, 0। सल्फर यहां तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको देगा, +5। हमको सल्फर से मतलब, हम सल्फर की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 सल्फर है, एक सल्फर +5 का है, एक सल्फर हमारा 0 का है, और हमसे डिफरेंस पूछा। तो डिफरेंस इन सल्फर्स, तो 5 में से 0 काटोगे तो 0 बचेगा ना, अर्जुना वाली मैथ्स। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मित्रों 5। तो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। 5 पे हम ताला मारते हैं, स्टॉप करते हैं इसको। तो देखते हैं गाइस। अरे वाह जनता, अरे इतना इतना, यही पहले निकाला करते ना ऐसे क्वेश्चन। ये पहले नहीं गाते थे, जब बैच में कराते थे तब तो ये 20% 30% रहता था। चलो ये देखो पिछले साल का सवाल, वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ रखा है। हाँ, पिछले साल का सवाल स्ट्रक्चर, जेईई एडवांस 2023 का सवाल है ये चाचा, है पिछला। हाँ यार, तो मैं अभी भी 2024 में जी रहा हूं। तुम्हारे लिए पिछले साल, अभी जेईई एडवांस इस साल कहां हुआ है, ठीक है। तो पिछला जेईई एडवांस जो हुआ था उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो मित्रों इसको ट्राई करेंगे गाइस। चलो स्ट्रक्चर आपके सामने, कैन दी उंदीसी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल, और उनका सम पूछा आपसे कितना है, ठीक है। चलो भाई करके बताओ जरा। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी गाइस, जल्दी, नहीं तो पिटाई लिखाई हो जाएगी, ठीक है। करें जरा तारा। ये कैसा भाई? स्ट्रक्चर बना देते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। स्ट्रक्चर हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को इसी बात के तो पैसा दिया उन्होंने स्ट्रक्चर बनाने का। लो मित्रों स्ट्रक्चर आपके सामने गाइस, लो जी, ये बन गया पहला F2O। F2O का स्ट्रक्चर चचा ऐसा होगा, ठीक है। H2S2O4 OH AAA, टिकी टिकी। और क्या है भैया? H2S2O6। अब इसमें और इसमें क्या फर्क होगा? एक बीच में सल्फर ऐड हो जाएगा, ठीक है। OH S टिन 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 टिन, चुप जा, ठीक है। और क्या हमारे पास? C3O2 C T T T T। चलो अब करो जरा सवाल, ठीक है। क्या हुआ? पोल, सॉरी गाइज, सॉरी, भूल जाता हूं मैं, ठीक है। इंटीजर टाइप पोल है, ये ना भूलूं बस मैं। स्टार्ट द पोल। लो जी करो जरा, जेईई एडवांस का सवाल एक बार करके दिखाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। कर लोगे शेरों या फैल जाओगे इसमें? अबे कर लोगे शेरों तुम। चलो देखो जरा भाई, देखो मेटल की बात हो रही है, ये तो सारे जो डोनेट करेगा, ठीक है, बता रखा है इसको मैंने। तो कितने जा रहे हैं? 6 से जा रहा है, +6 +4 +6, बाकी सारे -2। ये तो फैल गया। ये भी देगा, ये भी देगा, +2 में जाएगा, ये -1 -1, इसमें नहीं आ रहा। इसमें देखो भाई, तुम्हें दिख रहे हैं ये 2 होंगे जिसका कुछ नहीं होगा, तो 2 तो यहां हो गए, ठीक है। ऐसे ही इन 3 का कोई नहीं जा रहा, 3 यहां हो गए सर। और देखो जरा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, इसको कोई नहीं मान रहा, 1 यहां से हो गया। 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, बताओ कितना होता है भाई? यस, दिस इज 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर है। पोल बंद करना पड़ेगा। लो जी, अरे वाह जनता, कुछ भी बोलो, एक क्वेश्चन तो जेईई एडवांस कर ही आओगे। है हाँ, थाला कर दिया था तेरी दी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। अब अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर में कंफर्टेबल हैं गाइस, ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। यस, तो ऑक्सीडेशन नंबर काफी हद तक क्लियर हो गया है सर हमको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थाला -1 आंसर था, बिल्कुल नरबे जी। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। फोड़ते हैं जरा, देखो भाई ध्यान डाल।
आपकी जिंदगी में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मैंने आपको पहली बात बता दी थी कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम 0 पे है और यहां पे किसमें जा रहा है +2 में, या 0 में है, यहां किसमें जा रहा है -2 में। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने तो आपको आ ही गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखने सबको आते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आ गए तो सुनो ध्यान से, अगर मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो आज से तुम्हारी जिंदगी में हमेशा क्या होगा, जब भी कभी इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में उसको ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा, अगर कभी जिंदगी में डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में उसको रिडक्शन कहलाया जाएगा। क्या बात समझ आई, हां या ना? यस, ठीक है सर। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया, उसका उल्टा कर दो तो एजेंट हो जाता है। तो जैसे मैग्नीशियम का सर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ या ना? जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, हम सीएस के सपोर्टर हैं। ठीक है, जैसे सर इसका आंसर करेंगे हम लोग। लो जी मित्रों, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है जेई में, तो चलिए जरा फोड़ते हैं इसको। यस, हाँ सर पुणे आइएगा। आ रहा हूं वैसे मैं पुणे, पुणे विद्यापीठ है, पुणे भी शायद आऊंगा मैं। पुणे का बन तो रहा है बात, चल तो रही है बात पुणे की, बता दूंगा, मतलब मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, कि मैं कहां आ रहा हूं। आज जैसे मैं इसका पोस्ट करूंगा चंडीगढ़ मोहाली वाला, पंचकुला वाला, पुणे का भी करूंगा, ठीक है। पैसा फेंक, तमाशा देख, हम घूमने को रेडी हैं। पीडब्ल्यू वाले घुमाए तो। जी सर, इसका उत्तर बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। क्या कह रहा है भाई, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जिनॉन किस में निकाल लोगे, -1 है, फ्लोरीन ये +4 में होगा, ठीक है। OF2 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, OOO ये ऐसा मामला होता है, ठीक है। तो -1 +1 +1 -1, तो ये +1 -1 में जिनॉन यहां पे +6 में जाएगा या -1 में, ऑक्सीजन यहां पे 0 में जाएगा। तो जिनॉन किस में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया जिनॉन का। और ऑक्सीजन क्या है, +1 से 0 में आया तो इसका रिडक्शन हो गया। फ्लोरीन का कुछ नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, तो एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, इसी को रिडॉक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, हाँ, ऑल राइट। O2F2 है भाई, OF2 नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल। अब इसी के मामले में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा ये तो बता ही दिया वैसे मैंने, एक बात और सुनो ध्यान नाल, ठीक है। बस थोड़ा सा और होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में एक एलिमेंट प्रेजेंट अपनी मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, अबे मुझे पता है तुम इस देश के अलग अलग कोनों में रहते हो, मेरे हाथ में होगा और मेरे अकाउंट में पैसा होगा तो मैं सब जगह आ जाता। अभी अकाउंट में पैसा पीडब्ल्यू वालों के पास है, तो वो जहां जहां बोलेंगे वहां वहां जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि पैसा उनको लगाना है। समझ रहे हो? तो जहां पे भी पैसा आएगा मतलब वो लोग फेंकेंगे, हम वहां जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। हाँ, हमारे को नहीं मिलता, वो इवेंट वालों को दे देते पैसा, हम तो वहां पे बस वो खुश कर देते हैं हमें, है सर आपको एक ट्रॉफी देंगे, गले में माला पहनाएंगे, आप आ जाओ। पैसा नहीं देंगे हम लोग। हाँ, खाने में फ्रूटी मिलती है, ठीक है, और एक पार्ले जी का बिस्किट देते हैं, एक सैंडविच देते हैं, बस। सोचो इतने में घूम रहे पीडब्ल्यू के फैकल्टी पूरे इंडिया में। तुम्हें लग रहा हो पैसे मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। चलो इधर आओ, जरा आ जाओ भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मिनिमम के नीचे तो नहीं जा सकता है, इसके नीचे जा सकता है क्या बताओ? मिनिमम के नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो भाई वो आदमी यहां से सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकता है। और अगर वो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकता है तो उस केस में उसको क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम लोग शॉर्ट में ये चीज याद रख सकते हैं कि अगर कोई प्रजाति मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठी हुई है तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट वाली हरकतें करेगी। यस, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कोई प्रजाति मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठी है तो अब उसके ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे जाएगा, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर गिराना पड़ेगा। गिराएगा तो मतलब रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा मतलब तो वो कैसा हो जाएगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, हाँ या ना, यस और नो। तो आपको यह याद रखना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सर अगर कोई बीच की ऑक्सीडेशन हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो भैया फिर वो दोनों हरकतें कर सकता है, उसमें तू मैं नहीं है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, सिंपल भाषा में ये, ठीक है। और अगर ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, तो जैसे एक सवाल आया था भाई, ये देखो ए है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसी साल का सवाल है, अरे एक तो साल कौन सा चल रहा है, हाँ ये अब लास्ट ही हो गया क्योंकि इस साल मेंस हो गया ना एक, हाँ तो ये लास्ट ईयर का सवाल है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक साल पहले का सवाल। Which of the following cannot function as an oxidizing agent? तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, तो मतलब वो कैसे फंक्शन करेगा, रिड्यूसिंग के जैसे, बताओ जल्दी से, रिड्यूसिंग के जैसे काम करेगा। तो कह रहा है कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अभी अभी मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, वो बंदा जहां एलिमेंट किसमें बैठा हो, एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, इस प्रजाति को बोलेंगे हम लोग सिंपल आसान भाषा में रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा हो जाएगा, पहला एलिमेंट देखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन -3 से +5 जाता है, और अगर -3 से +5 जाता है तो मिनिमम पे बैठा हुआ है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा यस। सल्फर ये इसमें +6 में है, ये मैक्सिमम में है, ब्रोमियम +7 में है, मैक्सिमम में है, मैग्नीज +7 में भी मैक्सिमम में है, तो ये तो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे के सारे, ये चाची तुम्हारी रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आई बात, यो यस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर सर। तो वाओ गुड यार, अच्छा लगा मुझे करके तुम्हें है। चलो सर, अब जिंदगी में आती है बैलेंसिंग, ठीक है, अब 2-3 चीजें सीखनी है, उसके बाद मामला खत्म करते हैं इसके अंदर, ठीक है, टाइम ज्यादा लग गया इसके अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर भी करना भी अपने को, ठीक है। क्या हो गया, पोल दे तो दिया, हाँ चलो अब सुनो, बैलेंसिंग जो होती है 2 तरीके से होती है, ठीक है, बहुत तरीके तो बहुत सारे हैं, 2 मीडियम में होती है, अपने को मीडियम से मतलब है, एक होती है एसिडिक, एक होती है बेसिक, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो अगर आपको एसिडिक, हम लोग पहले इसमें सीखेंगे, जो एसिडिक मीडियम सीख गया, बेसिक में बस 1 स्टेप ऐड करना होता है, सिर्फ 1 स्टेप ऐड करोगे, +1 स्टेप कर दोगे, तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग हो जाती है, अपने को इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, समझ आई, डन 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 डन। बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है बाबा, बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, जे एडवांस में 2-3-4 साल क्वेश्चन आए हैं इस पे, ये देखो, एक तो ये अभी मैं एक वाले लेके आया हूं, 2014 में क्वेश्चन आया है, 2000 आई थिंक 6 में क्वेश्चन आया है, एक रिसेंट ईयर भी क्वेश्चन आया था, बैलेंसिंग के ऊपर जे में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो तुम सीखो कैसे करनी है सिंपल भाषा में। लो जी मित्रों, कहता है बैलेंस करो, मैं इसको, चलो मैं एक बैलेंसिंग सिखाता हूं, ये है बैलेंसिंग, MnO4 2 माइनस, सॉरी माइनस ले लेते हैं सिंपल, ये माइनस ले लेते हैं, ये रिएक्शन ले रहा हूं मैं, प्लस इसके साथ आयरन प्लस कर देता हूं 2, ठीक है, इसको बैलेंस करना है, ये जा रहा है Mn+2 में, और ये जा रहा है आपका किसमें, आयरन +3 में जा रहा है, ये रिएक्शन है, आपको इसको बैलेंस करना है। पहले हम लोग इसकी जो बैलेंसिंग सीखेंगे वो सीखेंगे किसमें, ये बैलेंसिंग सीखेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, आपको दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग करना है, मतलब एक तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे MnO4- इसको अलग किया Mn+2 के साथ, ठीक है, एक आप लोग क्या करेंगे, आयरन+2 को आप अलग कर लेंगे आयरन के साथ, ये कर लिया आपने। एक बार आपने ये हरकत कर ली, एक बार आपने ये हरकत कर ली, तो अब क्या करेंगे, अब अपने को इंडिविजुअली एलिमेंट बैलेंस, सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करना है, बैलेंस है, फिर बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो बैलेंस करना है वो आपको किसकी मदद से करना है, पानी की मदद से। तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पे सर 4 पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन हिल गए, अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, कितने हैं 8, उसको बैलेंस करना है H+ की मदद से, ये बैलेंस हो गया सर। और फिर जब सब बैलेंस हो जाएगा, चार्ज बैलेंस करो, इधर नेट चार्ज कितना आ रहा है, +7 +8 -1, इधर नेट चार्ज कितना आ रहा है, +2, तो यहां +5 चार्ज अलग हो रहा है, तो जहां चार्ज ज्यादा होगा उस तरफ आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, यस, और इसी तरह से इसको बैलेंस करेंगे, सब कुछ बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर देंगे, तो ये मैंने दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और जब आप इसको बैलेंस कर दोगे, अब गेम बड़ा सॉर्टेड है, अब आपको इलेक्ट्रॉन रखने हैं बराबर, देखो इधर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 1 है, तो एक काम करो, इसको 5 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब आप ऐड कर दोगे, ये कटा इसके साथ, तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 8 8 +
प्लस MnO4 माइनस प्लस आपका 5 Fe+2, ये चाची तुम्हें देगी Mn+2 प्लस 4 पानी प्लस सर हमारे पास 5 Fe+3, ये आ गया। और लेट्स से कि आपको ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में। अगर ये हो गया एसिडिक मीडियम में, कौन सा मीडियम है सर ये? सर दिस इज एसिडिक मीडियम। अब अगर ये एसिडिक मीडियम में आपने बैलेंस कर दिया, अब आपको बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस करना है तो बेसिक मीडियम में आप सिर्फ एक हरकत करेंगे, जितने H+ तुमको दिख रहे हैं, जितने H+ तुम्हें दिख रहे हैं उतने ही तुम्हें OH ऐड करने हैं दोनों साइड। तो सर मुझे यहां पे 8 H दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं OH ऐड कर दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ मैं OH ऐड कर दूंगा इतने, ठीक है। ये सेम, अब देखना, अगर मुझे 8 H दिख रहे हैं तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप 8 OH ऐड कर देंगे, उसी तरह से इधर भी क्या कर देंगे, 8 OH ऐड कर देंगे। जी सर, अब क्या हुआ, H और OH मिलके बना देंगे 8 पानी, तो ये 8 पानी बन गए और उधर 4 पानी, तो 4 पानी से सर यहां पे 4 पानी कैंसिल हो गया। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आई, कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। तो दिस इज बेसिक मीडियम। आई होप दिस इज क्लियर। यस, हाँ डन सर। एक क्वेश्चन करा देता हूं एक और इसके ऊपर, ये जेईई एडवांस में सवाल आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन 92 में जेईई एडवांस में आया था। करो भाई इसकी बैलेंसिंग, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी। हाँ कोई और एग्जांपल बताएं। ये लो आयुष कुमार जी, दूसरा एग्जांपल ले लिया आपके सामने। कहता है ये रिएक्शन है, इनके कोफिशिएंट बताने हैं। तो पर मैग्नेट है एक, तो ये पर मैग्नेट को अभी भी बैलेंस किया हम लोगों ने, कर देते हैं चाचा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, बैलेंस कर लो सब लोग। लो जी मित्रों, बैलेंस करेंगे आप लोग, 60 सेकंड में हो जाएगा इस क्वेश्चन। लो, ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग करी इसकी, तो 4 आपको पानी डाला, 8 आपका हाइड्रोजन डाला और सर 5 आपके इलेक्ट्रॉन डाले, बैलेंस हो गया। और इधर से क्या है, C2O4, तो C2O4 2 माइनस, ये जा रहा है CO2 में। देखो जरा, तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो जाएंगे। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है सर, उधर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सर 2 से, दूसरी वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सर 5 से, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा सर 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 8, इधर 5, इधर 10, इधर 10, तो 10 से 10 खत्म हो गया। तो फाइनल इक्वेशन जो आ रही है मेरे पास 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, ये चाचा देगा मुझे 2Mn+2 प्लस मेरे को 8 पानी दे रहा है प्लस मुझे 10 CO2 दे रहा है। अब आपसे पूछा गया था करंट कोएफिशिएंट ऑफ MnO4, तो एक तो 2 आ गया, पहले का आंसर 2 है। फिर पूछ रहा है C2O4, C2O4 का कितना है, 5 है। और फिर कौन सा पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है भाई H+ का, H+ का कितना है, H+ का 16, तो 2 5 16, 2 5 16, 2 5 16, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर देवियों सजनों। तो जे आपके सामने है, इस तरह से करना है, ठीक है, ये कर लोगे अब बैलेंसिंग बुलेंसिंग। हाँ डन सर। अगला सवाल जिंदगी का, अब आता है समथिंग कॉल्ड इक्विवेलेंट मास एंड कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट मास एंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें देख लेते हैं भाई काम की चीज है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एक कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट सेट करे गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिल्वर, आयोडीन या इलेक्ट्रॉन, इनका फिक्स मास लेना है, फिक्स मास, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कब होगा, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब इसके अंदर फिक्स मास ले लिया, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 108, आयोडीन का 127 या 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये होता है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई एलिमेंट इनके साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे लेट्स से सोडियम, तो कितने ग्राम सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या होती है, वो चीज होती है उसका इक्विवेलेंट मास। सिंपल भाषा में दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, ठीक है।
ये एक बात क्लियर हुई। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये सोडियम है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो 1 मोल सोडियम ने 1 के साथ रिएक्ट किया, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम, तो 23 ग्राम रिएक्ट करता है 35.5। और ये क्या है सर, ये स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड अगर हुआ तो इस स्टैंडर्ड पे कितना सोडियम रिएक्ट कर रहा है 23, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन ले ले, तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ऑक्साइड बनाया, तो 2 मोल सोडियम ने आधे मोल के साथ किया, 46 ग्राम सोडियम ने 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया। पर क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन स्टैंडर्ड है? नहीं। तो सर इसको आधा कर दो, इसको आधा किया तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 23 ग्राम सोडियम, ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पे आ जा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया 1, तो 1 मोल सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 मोल दिया, तो 1 मोल सोडियम का मास 23, ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट मास होगा। इसी तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास डिफाइन करते हैं। कोई भी कंपाउंड 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जितना मास लगता है वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। चलिए ये क्लियर है अपने को। अब इसके फॉर्मूले भी होते हैं, अगर आप चाहते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, यस आप चाहो, ये फॉर्मूला है हमारे सामने, मास ऑफ मेटल, अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, उसको मेटल का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास इनटू 8 कर दो। कोई क्लोराइड है तो मास ऑफ मेटल अपॉन क्लोराइड 35.5 कर दो। इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूं, इससे भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली भी आ जाएगा, ठीक है, यूनिटरी से भी कर सकते हो, तो अड्डी मर्जी है। जैसे क्वेश्चन करा देता हूं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। कह रहा है 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स इतना एल्यूमिनियम। तो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। बैलेंस कर लेना, ये ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। कहता है ये 54 ग्राम है, ये बंदा 54 ग्राम है, ये रिएक्ट करके 102 ग्राम ये बनाता है, यस। तो यहां से फिर मुझे इसका मास मिल जाएगा, बताओ जल्दी से, आई थिंक ये मिल जाएगा। तो आप ऑक्सीजन का मास निकाल दो, तो यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 12 से गए तो 8, यस, 10 से 6 गए तो 4, इतना आ जाएगा। तो मुझे समझ आ गया 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड होता है 8, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन सर कितना रिएक्ट करेगा, इसको कितने से डिवाइड कर दिया हमने, 6 से कर दिया, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम एल्यूमिनियम। देख लो भैया, 9 ग्राम एल्यूमिनियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। समझ आई बात, जल्दी से बताओ, यस, इसमें कोई दिक्कत? और अगर ऐसे नहीं करना तो फॉर्मूले में पुट करोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, यस, दोनों तरीके से आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला में पुट करके भी आंसर कर सकते हो। ऑलराइट, पीडब्ल्यू डोंट सपोर्ट 1080, यार करता सपोर्ट 1080 यार, दे नहीं रहे होंगे, अलग बात है, तुमने पैसा कम दिए होंगे, पैसा कम दिए होंगे, 1080 सपोर्ट नहीं दे रहा, बाकी को मिल रहा है 1080 सपोर्ट, यस। हाँ, डन 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 डन। अगला सवाल, इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका होता है कि दिस इज मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, यहीं पे मैं बता देता, तो कहां गया वो, यही आपको मैं बता देता यार, एल्यूमिनियम जो होता है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका मास, इसका एन फैक्टर 3 है, तो तुम्हें अगर इसका एन फैक्टर बता देता, तो इसका इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो तुम इसका मास, मोलर मास कितना, 27 डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर 3, सॉल्व करते हैं तो 9 आ जाता। तो अगर मैं ये एन फैक्टर आपको बता देता, तो मुझे लगता है आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, अगर आपको एन फैक्टर बता दूं तो एन फैक्टर क्या चीज होती है, एक ऐसा नंबर होता है जो मोलर मास से सीधा सीधा नहीं दे रहा सपोर्ट। अच्छा, अबे ये तो गलत चीज है। स्टूडियो तो हमारे इन्होंने 1080 वाले बनाए हैं, सही बता रहा हूं तुम्हें मैं, स्टूडियोज आर इन 1080। आप हमारा मतलब पता नहीं तुम्हें है कि नहीं, मैं सही बताऊं तुम्हें, कैमरा 4K है, मैं स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूं, महंगी चीजें लगा रखी हैं इन लोगों ने, क्योंकि मैं ये बेचने वाला हूं जल्द। कैमरा 4K है, स्क्रीन 4K है, ठीक है, वो बस क्या है कि डेटा ट्रांसफर में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम 4K में ट्रांसफर नहीं कर पाते, लाइव थोड़ा नेट हैवी लगता है, तो 1080 पे स्ट्रीमिंग होती है, तो जो स्ट्रीम सेटिंग्स हैं वो 1080 की हैं। तो ये भी 4K, ये भी 4K, नेट सेटिंग, स्ट्रीम सेटिंग्स 1080 की है, तो तुम्हारे पास 720 कैसे पहुंच रहा है? अब कट रहा है तुम लोगों का, मैं बता रहा हूं, काट रहे हैं लोग तुम्हारा। हाँ, हमारे यहां से 1080 में जा रहा है सब कुछ, वो बीच में कोई कटौती कर रहा है, पैसा खा रहा है। हाँ, मैनेजर बैठा रखा है इन्होंने एक बीच में। मैं बता रहा हूं, हमारी पूरी सेटिंग 1080 की है, बीच में एक मैनेजर है, उसको पैसा मिल रहा है, क्योंकि 1080 पे ज्यादा खर्चा होगा, 720 पे कम, तो जो कट खा रहा है ना, कट, वो हमारा मैनेजर खा रहा है। तभी सोचू, पता नहीं कैसे इतने घर ले लिए उसने, गाड़ियां ले ली उसने, बीच में बैठा साहब, वो तुम्हें भी डस रहा है, मुझे भी डस रहा है। हाँ, बता रहा हूं तुम्हें, मानो मेरी बात।
पागल बना रहे सबका सब मिलके। चलो, तो इसी तरह से एन फैक्टर निकलता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए। यस, तो एन फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर होता है। अब ये एन फैक्टर सीखना है क्या है, मजेदार चीज है ये। हाउ, व्हाट इज दिस एन फैक्टर ना, वो ये समझना। एन फैक्टर हम लोग 3-4 केसेस में निकालते हैं, 4-5 केसेस है, उसको पकड़ते हैं जरा एक बार। हाँ ठीक है। एक होता है एसिड में, एक होता है बेस में, एक होता है सॉल्ट में, एक होता है आयन में, एक होता है रिडॉक्स में। सबके कंडीशन समझ लो, 2 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखना एसिड में क्या होता है, जितने आयनाइजेबल H+ निकल जाए, कितने आयनाइजेबल H+ निकलते हैं उसको बोलते हैं एन फैक्टर। जैसे HCl को तोड़ोगे तो एक H+ निकलता है, इसका एन फैक्टर 1। HNO3 में 1 निकलता है 1, H2SO4 में 2 निकलते हैं तो 2, H2S में 2 निकलते हैं तो 2, इसी तरह से H3PO4 में 3 निकलते हैं तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जितने H+ आप निकाल सकते हो, आयोनाइजेबल H+ जो निकलते हैं उसको एन फैक्टर बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे यहां पे HCl में तुम्हें दिखा, HNO3 में दिखा, यहां दिखा, ठीक है, पूरे तोड़ लो। जब तक कुछ ना दे रखा हो पूरे के पूरे एन फैक्टर तोड़ दो। बेसिकली बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, आसान भाषा में इसको बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, एन फैक्टर एक जादुई नंबर होता है। फुल फॉर्म निखिल, एन स्टैंड्स फॉर निखिल। यस, मैंने एक फैक्टर जनरेट करा, उसके ऊपर किताबें लिख दी गई है, पूरी केमिस्ट्री बता दी उसके ऊपर। ठीक है, अबे नाम है उसका एन फैक्टर, सुन ले ध्यान से। एन फैक्टर नंबर होता है, अगर तुम्हें वो नंबर पता लग जाए तो मॉलिक्यूलर मासेस से तुम इक्विवेलेंट मासेस एक साइड में निकाल सकते हो, सिंपल भाषा में। तो ध्यान से सुनते जाना बस तुम लोग। तो इसी तरह से आप हाँ, ये H3PO4 का थोड़ा गेम है। फॉस्फोरस एसिड जो होते हैं इनमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गेम होता है। अगर H3PO4 है तो स्ट्रक्चर ये है, आपको पता है ना, आपने इतनी ऑर्गेनिक तो अब तक पढ़ ली है, आप लोगों ने इतनी ऑर्गेनिक तो अब तक पढ़ ली है कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगाओ वो एसिडिक होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर इसका ये होता है, इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एसिडिक है। लेकिन अगर आप H3PO3 में आओगे तो 2 तो आपके एसिडिक हैं, ये एसिडिक नहीं है, तो ये H निकल नहीं सकता। तो इसकी जो एन फैक्टर होगा वो 2 निकलता है फॉस्फोरस का। यस, वेरस अगर मैं हाइपोफॉस्फोरस की बात करता हूं उसमें सिर्फ एक ही H निकल सकता है, तो इसका एन फैक्टर 1 होता है। याद करने का तरीका है, जो ऑक्सीजन के पैर में लगा हुआ 4, उसमें से 1 माइनस कर लो, 3 1 माइनस कर लो, 2 1 माइनस कर लो, तो ये एन फैक्टर निकल जाएंगे तुम्हारे सीधे सीधे। ठीक है, हाँ जी सर, बताया आपको, बहुत बढ़िया। अगला, अब अगर बोरिक एसिड होगा, बोरिक एसिड का केस आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बोरिक एसिड सिर्फ एक तरह का, एक तो सुनो, इसमें से H नहीं निकल सकते ये वाले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं होती, तो 3 एन फैक्टर नहीं होता। ये एक्चुअली एक तरह का क्या है, OH आयन एक्सेप्ट करता है ये, तो OH आयन एक्सेप्टर कितने एक्सेप्ट कर पा रहा है? 1 एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसलिए बोरिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। और आता है एसिडिक एसिड, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर पता है, ये 3 आपके कार्बन के साथ है, ये एसिडिक नहीं है, सिर्फ एक एसिडिक होता है, इसलिए कार्बन इसका एसिडिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है। एक चीज और सुन लो, कई बार सारे के सारे H+ जो होते हैं वो आपके हटाए नहीं जा सकते, मतलब रिएक्शन टू रिएक्शन होता है। तो अगर मान लो आपने H2SO4 के साथ NaOH का रिएक्शन हुआ, सारे हट गए, देखो जरा, सारे यहां पे हटे, यहां पे सर हमने सारे हटा दिए, तो सारे हटा दिए, तो जितने H हटेंगे, रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल H+ जो होते हैं उनको बोला जाता है एन फैक्टर। तो यहां पे सारे हट जा रहे हैं तो एन फैक्टर 2 है। लेकिन सर अगर इसमें से मैं सिर्फ एक H को हटाऊं, एक H हटेगा, एक H अगर हटेगा तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो एन फैक्टर रिएक्शन टू रिएक्शन भी चेंज हो सकता है, रिएक्शन टू रिएक्शन भी। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर उसने क्या रिएक्शन करा, वो आपके दोनों रिप्लेस हो रहे, जितने रिप्लेस हो पा रहे हैं उसको एन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेसिक में आते हैं। अगर आप बेसिसिटी में बोलोगे, जो चीजें आपने एसिड में H+ में बोली वो सारी चीजें बेस में OH के रिस्पेक्ट में होंगी। जितने OH दे देगा उतना एन फैक्टर, जितने OH दे देगा उतना एन फैक्टर, जितने OH दे देगा उतना एन फैक्टर, जितने OH दे देगा उतना एन फैक्टर। अगर कुछ नहीं दे रखा तो पूरे का पूरा एन फैक्टर जिंदाबाद। लेकिन अगर मान लो दे देता है, रिएक्शन दे देता है, तो जितने रिप्लेस हो जाए, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे दोनों रिप्लेस हो गए तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक रिप्लेस हुआ तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एसिड की सारी कहानी बेस में आप रिपीट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट के अंदर कैसे निकालते हैं। सॉल्ट के अंदर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपके सामने लिखा भी हुआ है, दैट इज
टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्ट। जैसे NaCl का मुझे एन फैक्टर निकालना है, आप NaCl को दो चीजों में तोड़ दो, Na+Cl-। अगर आप दो चीजों में तोड़ दोगे तो Na+ आ गया, तो इस पे कितना चार्ज आ रहा है, 1 का चार्ज आ रहा है या फिर -1 का चार्ज आ रहा है। एक चार्ज देखना है, एक प्लस या माइनस, मैंने प्लस देखा, +1 आ रहा है, एन फैक्टर 1। कैल्शियम सल्फेट +2 आ रहा है, एन फैक्टर 2। कैल्शियम क्लोराइड +2 आ रहा है, एन फैक्टर 2। इस तरह से चलेगा ये, ठीक है। अगला है साहब, देन एन फैक्टर ऑफ आयन। अगर कोई आयन है, आयन के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसका एन फैक्टर रहता है। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे सोडियम पे प्लस है, इस पे प्लस, इसका 2, इसका 3, इस तरह से। क्लोरीन में -1, 1 2 3, ये हो गया। अब लास्ट आ जाता है आपके पास एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शंस का अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेना, बैलेंस करके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। जैसे मैंने ये रिएक्शन बैलेंस करा, ये तो अभी हमने 3 बार बैलेंस कर लिया। तो अगर मान लो ये रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया, रिडॉक्स रिएक्शन, इसका एन फैक्टर पूछे कि भाई मुझे इसका एन फैक्टर बता, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लगे, तो Mn का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5/1, दैट इज 5। अच्छा, Mn का कितना हो जाएगा, 5/1, दैट इज 5। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी है उसका एन फैक्टर निकालना है रिडॉक्स रिएक्शन का, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो एन फैक्टर निकल के आ जाता है। ये आपको बैलेंस करना होगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नॉर्मेलिटी पे। इसके मुझे पैसे नहीं मिले, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, इसके पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, ठीक है, एज यूजुअल इसके पैसे नहीं दिए गए हैं, तो अब क्या करें, करना है कुछ काम। इसके पैसे नहीं दे रखे भाई, और अगर पैसे नहीं दे रखे तो चचा जी जिसको दिए हैं वही पढ़ाएगा, भगवान से दुआ करो कोई पढ़ा दे। यार ये अगले वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको, उनका नाम है जी मिस्टर फैजल सर। तो ये आपको लक्ष्य के अंदर अगर आपका लक्ष्य है, आपको 1.0 वाले लोग पढ़ाएंगे। इसका पैसा उनके अकाउंट में गया है भाई, मैं क्या करूं, ठीक है, वही पढ़ाएंगे। अब देखो, अरे पूरा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मैंने मोल में भी बोला था, मैं यहां भी बोल रहा हूं, ठीक है, कि आपके जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इन डेप्थ में आपको 12th के लिटरली 10 दिन में पढ़ाए जा रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। हाँ, अरे उनको दूसरी BMW भी लेनी है ना, तो पैसा सारा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। कहा उन्होंने, फैजल साहब ने हमको एक BMW लेने का मन कर रहा, और बड़े हैं ना थोड़े फैजल सर, तो कहता बड़ी BMW लूंगा मैं, तब बस इसलिए अकाउंट में पैसे उनके गए। हमने कहा ठीक है, आप ही कराओ फिर सब कुछ, हम तो चिल मारेंगे अब। यस, हाँ, तो ये सारा तमाशा आगे का वो संभालेंगे। अपना को अब चलना है नेक्स्ट चैप्टर पे, जिंदाबाद। चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर, बस आगे का गेम वो देखेंगे। अब चुपचाप शांति से पढ़ो स्टेट्स ऑफ मैटर जिंदाबाद। 1 घंटे में पूरा रिडॉक्स खत्म। अब स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं कितना होगा, ठीक है। यस, डन जनरल, अरे होगा भाई, मेरी बात मान, फिर से होगा, ठीक है। पूरा आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि हम जानते हैं, देखो बहुत सिंपल सा गेम है। हमने आपकी कॉन्सेंट्रेशन देखी है जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहे थे, और क्योंकि इतनी माशाल्लाह कॉन्सेंट्रेशन आपने दिखाई है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कि हम वो चैप्टर से इंप्रेस हो गए, उस पार्ट से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से। हम वो दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। 12th का पहला टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगा। 3-4-5 लेक्चर लगाएंगे हम बढ़िया से, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे, क्योंकि बिना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के नहीं हो पाएगा। यस, बेसिक से करवाएंगे, मतलब बेसिक से होता सब कुछ, शुरू से कॉन्सेंट्रेशन टर्म करवाई जाती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये फलाना ढमकाना, लेके नॉर्मेलिटी तक सब कराया जाएगा, ठीक है। तो डरना मत, हो जाएगा तो, ठीक है, फाइनली। हाँ चलो भैया स्टार्ट करते हैं अब। तो यहां से स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ जाते हैं। लेट्स बिगिन दिस। क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लव डज नॉट मैटर। ये याद रखना जिंदगी भर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है जी लिक्विड, एक होती है जी गैस, ठीक है। एंड लव की कोई स्टेज नहीं होती, ठीक है, प्यार की कोई नहीं है, ठीक है। गैस, प्यार नो मैटर, ठीक है, इट डज नॉट मैटर। ये जिंदगी भर याद रखना। इसका गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मैटर करने लग गया तो बाकी स्टेट्स की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है। सॉलिड भी आपको 12th में पैसे दिए गए हैं 12th वालों को बड़ी BMW आ रही है उनकी। लिक्विड के भी पैसे उन्हीं को दिए गए हैं, ठीक है, बहुत पैसा दिया गया। और गैस जो है इसका पैसा मेरे को मिला, तो ये मैं करा दूंगा, ये 11th का है, इसका पैसे मैं खाए, ठीक है। हाँ चलो, तो ध्यान ना सुनना जरा। 3 स्टेट्स हैं, अपने को एक इक्वेशन आती है गैस के ऊपर, एक सिंपल सी इक्वेशन आती है, ठीक है।
वो सिंपल सी क्वेश्चन जो होती है उसको बोल, उसी में, ठीक है। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग आपको अब 12th में करवाएंगे। 12th वाला टॉपिक है। अभी हमारा टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर पे स्टार्ट करते हैं, भगवान का वास्ता जाने दो, आगे कर ले चैप्टर, या सिर्फ रिडॉक्स में रहना है। यस, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है यार अविरल जी, लाइव है, ठीक है। हाँ, सब उन्हीं को दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ गाइज, मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है जो दिख रहा है वो है नहीं वैसा, उसके पीछे की कहानी बताऊंगा तो सबका विश्वास उठ जाएगा। मेरे साथ धोखा हुआ है। कहां है, वेयर इज दैट, क्या बोलते हैं उसको, न्याय कहां है, इंसाफ कहां है, मेरे को नहीं मिल रहा। क्योंकि मेरा मतलब सबसे अकेला आदमी पीडब्ल्यू में मैं हूं, ठीक है। मेरे से ज्यादा सिंगल कोई नहीं है इधर। और क्या कर रहा है वहां पे, क्या कर दिया, वो कुछ कहानी अलग थी, बताया कुछ और गया, हो कुछ और गया, बाहर कुछ और आ गया, सबको जवाब देता फिर रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, आओ जरा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन आपके सामने है। इसको प्यार से बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यस, और इस आइडियल गैस इक्वेशन में 5 टर्म्स है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है वो देखते हैं कि करके। अबे बीईसी और बॉस साइंस एंड कंडेंसेट और ये आपके प्लाज्मा प्लूज्मा नहीं पूछे जाएंगे, उसको गोली मारो, ठीक है। हाँ चलो आओ जल्दी से, तो ध्यान से सुनना जरा, कहां से है इसके टर्म तुम सुन लो। देखो क्वेश्चन सीधा इसके ऊपर आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उस यार तुम्हें पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, मैं रो दूंगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, रो दूंगा मैं सही में, ठीक है, पढ़ लो। पीवी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इनको ना स्टेट वेरिएबल्स भी बोला जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स को, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इनके ऊपर आपके अलग अलग वैल्यूज आती है। मतलब इक्वेशन तो सीधी है सर, इस पीवी इक्वल टू एनआरटी दे रखा, आर की वैल्यू फिक्स होती है, 4 वेरिएबल्स है, 3 तुम्हें देगा, चौथा पूछ लेगा। जेई में तो यही सवाल आएगा, सिंपल भाषा में है, सिंपल भाषा में तो यही सवाल आएगा। तो पॉइंट ये आ जाता है कि अगर सवाल सर यही है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वो करेगा क्या, वो सिर्फ इसमें यूनिट में खेलेगा, सिर्फ यूनिट में खेलेगा। तो जैसे मान लो वॉल्यूम के ये सब यूनिट दे देता है, वॉल्यूम के यूनिट्स है पता तुम लोगों को, ये सारे यूनिट्स क्लास में करवाए थे आपको। कॉमन यूनिट्स होते हैं सर लीटर मीटर, तो ये याद रखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। यस, इसी तरह से 1 लीटर आपका 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 10 की पावर 3 मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे कन्वर्जन यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। यस, एक काम का है कि 1 मिलीलीटर तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर का इसके साथ कन्वर्जन याद रखना, और एक कन्वर्जन आप ये याद रखना 1 लीटर का इसके साथ, ये 3 कन्वर्जन याद करोगे, मैक्सिमम आपके वॉल्यूम के क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। उसके बाद प्रेशर के यूनिट्स पे आते हैं। प्रेशर का यूनिट ऐसा ही एक होता पास्कल, एक आपका एक एटीएम होता 10132 पास्कल, बार होता 10⁵ पास्कल। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो ये रिलेशन आ जाता है। एक यूनिट इसके मर्क्यूरी के टर्म्स में भी होते हैं, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 760 mm ऑफ मर्क्यूरी या 760 टॉरिसेली, जितने mm होती है उतनी टॉरिसेली होती हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक, ठीक है। अगला तो अब आता है इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर जिंदगी भर याद रखना, केमिस्ट्री में जब सवाल करोगे, जब सवाल करोगे केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में निकालना है। और मैक्सिमम केसेस में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपको डिग्री सेल्सियस में दिए जाते हैं। तो जो डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, यस, उसको आपको क्या करना है, 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मान लो मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मैं क्या करूंगा इसमें 273 ऐड करके इसको 298 केल्विन कर दूंगा। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। केमिस्ट्री में हर एक सवाल केल्विन में सॉल्व कराना है आपको। अगला आता है आर। अब इसी को मोल्स, तो मोल्स आई थिंक हमने पिछले चैप्टर में कर लिया, पूरा हमारा मोल हो रखा है। तो गिवन मास बाय मोलर मास निकाल लो, या गिवन एंटिटी बाय एनए निकाल लो, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर मास वॉल्यूम कर लो। इससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो गेम सेट है। अब आते हैं आर के ऊपर। आर के 3-4 यूनिट बनते हैं, डिपेंड करता क्या दे रखा है। अगर प्रेशर पास्कल में दे रखा है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, मतलब एसआई यूनिट्स में कर रखा है, तो आर की वैल्यू आती है 8.314, मोटा 25/3 ले सकते हो। अगर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो 0.0821, मोटी 1/12 ले सकते हो। अगर प्रेशर बार में, वॉल्यूम लीटर में है, तो 0.0833 आती है, 1/12 मोटा ले सकते हो। और अगर कैलोरीज में आ जाता है तो मोटा 2 कैलोरीज के आसपास आप आर की वैल्यू ले सकते हो। ये 4 वैल्यूज आपके सामने हैं, और अगर ये 4 वैल्यूज आपके सामने हैं तो बेसिक भाषा में आपको ये क्वेश्चंस याद करने हैं। मतलब इन फैक्ट अगर ये 4 वैल्यूज क्लियर है आपको, आर की पता है, एन की पता है, पी की पता है, वी की पता है, आप सवाल कर लोगे। जैसे देवी और सजनों, ये सवाल आपका जेई के अंदर आया है 2 साल पहले, इसको ट्राई करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है।
जल्दी बताओ जल्दी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, हाँ अभी जागा है शौर्य, बहुत बढ़िया, सुपर। सही है भाई। छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे एकदम एकदम अभी जैसे 5th 6th क्लास के, पहली बार देखा कुछ है, मतलब पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, सर को छेड़ दो। टॉपिक 11 पूरी बर्बाद चल रही है अपनी, पूरी 11 बर्बाद अपनी है, पूरी की पूरी 11 बर्बाद है। बट और फिर भी ये लोग आए हैं वापस से पागलों के जैसे कि चल कोई बात नहीं, इनको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, क्या पता 12वीं में अकल आ जाए इसको। बट नहीं सर, हमने जैसे पूरी 11वीं बर्बाद करी है, हम 12वीं भी करने के रास्ते पे हैं। आप रिवीजन करवा रहे हो, देखो सर हमारा फोकस किस पे है हमारा फोकस ही किसी और चीज पे है। यहां केमिस्ट्री कुछ भी होती रहे सर, आप अपनी केमिस्ट्री के बारे में बताओ सर। सही है बिल्कुल, बस इसी वजह से यही है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इस वजह से। ये केमिस्ट्री से ज्यादा इस केमिस्ट्री पे फोकस है तुम्हारा, बस। मजे लेने हैं सर हम लोग, अबे तो जिंदगी मजे ले जाएगी भाई, मेरे मजे ले रहे हो तुम, जिंदगी मजे ले जाएगी। अभी 1 साल के बाद पता लगेगा जब जेई का तमाचा पड़ेगा मुंह पे कि ये क्या हुआ है, घर वाले घर से निकाल देंगे, तब क्या करेगा, तब लेगा मजे। जी सर, क्या बोले तुम्हें, बदतमीजों। बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ जरा पोल करता हूं सर, पोल ले भाई, तू पोल में खुश हो जा। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस मोलर मास ऑफ द गैस पूछा है। तो तुम्हें सारी कंडीशन दे दी, यहां पे गैस का मास दे दिया, वॉल्यूम दे दी, वॉल्यूम देखो लीटर में है, तो वॉल्यूम दे दी 416 लीटर। ठीक है, 416 लीटर हमारे पास। यहां पे टेम्परेचर देखो कितना है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और क्या है, प्रेशर दे दिया बार में, प्रेशर कितना है 1.5 बार। ठीक है, और क्या दे दिया, और मास दे रखा है इसका, मास मतलब टोटल मास कितना दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, ये दे रखा है। और कहता है मोलर मास बताओ इसका, आर की वैल्यू भी दे दी चाचा ने, सब तो दे दिया, तो बस रखो जरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब तो दे दिया इसके अंदर, तो सब दे दिया, तो भाई सीधा सीधा पीवी इक्वल टू एनआरटी करो। एनआरटी मतलब एन हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमको निकालना है आरटी। तो यहां से अगर मुझे एम निकालना है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास आर टी बटे पीवी, ये हो जाएगा। सारी वैल्यू उठा के रखो, गिवन मास है 100 ग्राम, यूनिट के साथ लिखना भाई। ठीक है, आर आ गया 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, चिकी चिकी चिकू। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है सर जी, और हमारे पास पी कितना है सर जी 1.5 बार है जी, इनटू 416 है जी। यस, बार से गया बार, लीटर से गया लीटर, लिटर लिटल, केल्विन से गया केल्विन। आंसर आएगा ग्राम पर मोल में। कितना बता रहे हो तुम लोग, 4 बता रहे हो तुम लोग, तो लिख देते हैं 4 ग्राम पर मोल इज द करेक्ट आंसर। देख लिया, सीधा सीधा आंसर पूछता हूं इस तरह से। यस, तो 4 इज द आंसर, तो दैट्स इट। ठीक है, हाँ, डन 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 डन, सही है भाई, इतने लोगों ने सही निकाल दिया, तो याद करें होंगे आंसर्स। चलो अगला सवाल आपकी जिंदगी का स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये चैप्टर मेंस में देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूं। ये चैप्टर इनडायरेक्टली तुम्हारे मेंस में है। रीजन बीइंग, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर अब आप, क्योंकि इसके बिना आपका थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो सकता, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में तो पीवी इक्वल टू एनआरटी की क्वेश्चन है, इक्वेशंस हैं, और अगर वो इक्वेशंस हैं तो वो आपसे इनडायरेक्टली सवाल कर सकता है। तो आपको इन एनी केस करना है, और जेई एडवांस में तो आ ही रहे, जेई एडवांस में तो आ रहे, तो आपको इनडायरेक्टली अगर उसमें फंसाना होगा, देखो फंसाना होगा तो फंसा देगा, फिर तुम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली पीवी इक्वल टू एनआरटी क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स में थ्रू आउट यूज करनी है। तो वो पूछने पे आया तो पूछ सकता है सवाल, तो फिर मत बोलना सर ये ऐसे आ गया है, पढ़ लो। ठीक है, चांसेस आने के कम है जेई मेंस में, बट आने के हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली का मतलब पूछ सकता है और तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है,
हाँ चलो, बॉयल्स लॉ क्या होता है, कहंदी हुंदी सी, देखो सीधी सीधी बात बताता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्वेश्चन लिखो, तरीका बड़ा सिंपल है, कोई भी लॉ रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी ऐसी का तैसी। क्वेश्चन पढ़ो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट। तो कहता है प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड, बिल्कुल सही है कि पीवी अगर एक कांस्टेंट हो जाएगा तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको बोलते हैं चाचा बॉयल्स लॉ। सिंपल भाषा में दिस इज बॉयल्स लॉ। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख दिया जाता है, P1 V1 इक्वल टू पिट्टू विट्टू, यस, ऐसे पिट3 विथ3, इस तरह से सो एंड सो ऑन चलता रहता है मामला, ठीक है। अबे नाम नूम गए मत में मत पढ़ो, मैं बता रहा हूं सबके सब बकवास लॉ है। पीवी इक्वल टू एनआरटी बता दिया, एक लॉ याद रखना, क्वेश्चन में जो दे रखा हो, जो कांस्टेंट बोल रखा है उसको काट देना, अपने आप लॉ नजर आएगा तुम्हें, ऐसे रट्टा मत मानना कि सर अच्छा बॉयल्स में ये होता है, चार्ल्स में ये होता है, गर्ल्स सेक्स में वो होता है, ऐसे तैसे करना ही नहीं है। पेपर करने जा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री जैसे तरीके करेंगे हम लोग, यस। हाँ, रट्टा नहीं मारना भाई जिंदगी में। जैसे ये क्वेश्चन आया, देखो जरा, अब ये क्वेश्चन आया, अब मुझे थोड़ा ना पता कौन से लॉ लगाने हैं, कुछ भी लगाता फिरते रहो, हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन लगाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो मैं लगाऊंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन देखेंगे, कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तेरी ऐसी का तैसी, अ गैस इज प्रेजेंट एट प्रेशर दिस, प्रेशर एट विच इज वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो प्रेशर वॉल्यूम में खेल रहा है तो बाकी चीजें कांस्टेंट कर दो, तो P1 V1 इक्वल टू पिट्टू विट्टू, बस खत्म। ये क्वेश्चन लगाना, आंसर निकाल दो, बस ये करना है इसके अंदर। हाँ अरे हाँ यार वो याद है, हाँ आप मतलब जो 1.0 वाले हैं वो याद करते होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी को हमने ऐसे याद किया था, ठीक है। पैसे वाले पैसे तो नहीं है, पैसे ना वाले थे वैसे तो ये, ठीक है, ऐसा बनाया गया था, हमने याद करने का तरीका किया था। निखिल राजवंत तरुण है, फिजिक्स वाला, वैसे फिजिक्स वाला वुड बी ज्यादा बेटर, तो फिजिक्स वाला निखिल राजवंत तरुण, ऐसा हमने याद किया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। इसको भी याद करने का तरीका है, यस। देख रहे हो तेज एकदम। तो चलो अब वैल्यू रख देना। अब जैसे इसमें कर रहा है कि पहला प्रेशर देखो, P1 कितना दे दिया, P1 आपको दे दिया चाचा ने 940.3 mm, ठीक है। V2 प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो काम करो V1 को 100 ले लो, और ऐसे ही P2 निकालना है अपने को, उसको X बोल दो, V2 को 40% कम कर दिया तो V2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस इसके अंदर, अच्छा हाँ प्लूटोवासी था, हाँ भूल गया, सॉरी यार भूल गया मैं, प्लूटोवासी इक्वल टू एनआरटी था, हाँ अब याद आ गया, सही है, भूल गया, बड़े सदियां हो गई यार, सदियां हो गई। प्लूटोवासी इक्वल टू एनआरटी, हाँ ये याद किया था हमने, प्लूटोवासी। थैंक यू यार, थैंक यू 1.0 वालों, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। तो बस इसके अंदर वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेना क्वेश्चन अपने सामने, ये क्वेश्चन भी देखो मेंस में आया हुआ है पिछले साल, यस। अगला, और इसे ग्राफ के रूप में ना लोगे तुम लोग, हाँ ग्राफ के रूप में ना लोगे, अरे सारा शेर हम तो। देखो जरा इक्वेशन P और V का बनाना है, P इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे, अगर कुछ ना पता हो इसकी ऐसी ऐसी तैसी, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इक्वल टू KV। अरे सर इसका ग्राफ तो ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, बना लेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं बता रहा हूं जल्लाद खा जाऊंगा मैं। हाँ अगला सवाल सर पीवी की है, तो सर पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने बोला, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सब कांस्टेंट है, पीवी एक कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है, तो सर ये ग्राफ ऐसा दिखेगा अपने को, यस इजी पीजी। अगला सवाल, सर P वर्सेस 1/V, तो सर PV इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी की ऐसी तैसी, सर P इक्वल टू K बटा V, तो सर P इक्वल टू 1/V टाइम्स K, और सर ये 1/V तो आपका ऐसे लिख दूं, P इज इक्वल टू XK, सर ये 1/V आ रहा है, तो सर ये तो आई थिंक स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन हो जाएगी। जल्दी से बताओ, जल्दी, यस, तो ये सर ऐसी हो जाएगी, डन, ठीक है। अगला सवाल, सर log P वर्सेस log V, तो सर PV इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी की ऐसी तैसी, तो सर ये आ गया K कांस्टेंट ले लेता हूं, तो PV इक्वल टू K, तो सर ये आ जाएगा log P V, log ले लो दोनों साइड, इक्वल टू log K, और log P log K के बराबर है, तो log P प्लस log V इक्वल टू log K, तो सर यहां से log P जो होगी वो होती माइनस log V प्लस log K, यस और नो। हाँ 4x पे चल रहा है, हाँ बिल्कुल, सर ने क्लास में आने से पहले ग्रीन टी पी थी, ठीक है, और सर अभी भी पी रहे हैं, तो इसलिए क्लास जो चल रही है 4x पे चल रही है, उसके अंदर मैंने ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी, थोड़ी सी रेड बुल एंड आधा कप स्टिंग, ये सब डाल डूल के मैंने ये बना रखा है, ठीक है। तो मैं लग रहा हो इसमें स्माइल हो रही है, इसमें अंदर कुछ और ही हो रहा है, गजब सी चीज हो रही है भाई, गजब चीज हो रही है, कुछ अलग नशा है इसमें कैसे हो रही है, 2 चैप्टर एक दिन में खत्म ऐसे। कोई कभी पूछे तुमसे, कोई कैसे पूछे कि
2 चैप्टर पढ़ाने हैं, मैनेजर ने जिस दिन बोला 2 चैप्टर पढ़ाने हैं एक क्लास में, वो भी 1.5 घंटे की, मैंने कहा टेंशन मत ले, हमने अपना जादुई पोर्शन बनाया, हम मिक्स किया, पी गए। अब देखो अब तुम्हें 4 चैप्टर चाहिए, 4 के 4 करके दिखाएंगे एक दिन में। जी सर। अगला सवाल, तो अगला लॉ आता है जी चार्ल्स, इक्वेशन वही पी वी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अब लगाओ जरा, पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे एकदम, यस। यहां पे देखो जरा, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी ऐसी तैसी, फॉर अ फिक्स वॉल्यूम एन गया ऐसी तैसी, आर गया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इक्वल टू V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, यस। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसी तरह से लॉ बन गया। क्वेश्चन की ऐसी तैसी, ध्यान रखना टेम्परेचर बस एब्सोल्यूट रखना, मतलब वो प्रेशर में रखना, ठीक है। मतलब जो ये टेम्परेचर रख रहे हो ना, ये केल्विन में रखना बस, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बाकी सब सॉर्टेड है जिंदगी में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यस। हाँ, तो सर सेम बातें हम लोग इसमें सारी कर लेंगे। तो जैसे सर ये टेम्परेचर ग्राफ ग्रुप बना लोगे, अब सेम हरकत है, ग्राफ ग्रुप बना लेना सेम जैसे मैंने अभी सिखाया तुम्हें, ठीक है। अगला आता है गेलो-सैक्स लॉ, इस पे आता है जरा, तो सर पीवी इक्वल टू एनआरटी, देखो जरा, कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसी तैसी, फिक्स कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे दिखाया जाता है, रिजिड कंटेनर होता है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, इसकी ऐसी तैसी, तो P इज प्रोपोर्शनल टू P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये क्वेश्चन बन गई, इसी के हिसाब से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस सेट कर देंगे, यस। अगला सवाल लास्ट, एवोगाड्रो लॉ, भाई इसमें सब कुछ कांस्टेंट होता है, सही बताऊं तुम्हें तो, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इट इंडिकेट्स दैट सेम टेम्परेचर, ये गया, एंड प्रेशर, ये गया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये गया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। इस तरह से आप इक्वेशंस बना लेंगे, सब कैसी तैसी खत्म। ये कॉमन गैस इक्वेशन पे आते हैं। अब देखो ये 4-5 इक्वेशंस हैं पूरी की पूरी, इनकी ये सब चलता रहता है, बकवास है सब, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी दिमाग में रखना, ठीक है। कुछ भी हो, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मैं हमेशा ये क्वेश्चन याद करूंगा, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन है, तुमने इतने सारे लॉ लू याद करे, ठीक है, कुछ फायदा नहीं हुआ इसका, बकवास सब के सब। देखो क्वेश्चन देख के पढ़ा करो कि क्या जरूरत है। अब जैसे क्वेश्चन में सर 3 टर्म में दे दी, जैसे एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन में सर P, V और T दे दिया, तो N और R काट के तुम क्या बोल दोगे कि PV अपॉन T इज अ कांस्टेंट विच बेसिकली मींस P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आप ये क्वेश्चन कर लोगे, इसी को कंबाइंड गैस इक्वेशन बोल देते हैं। अब मान लो क्वेश्चन में सर सब कुछ ही बदल रहा है, तो अगर PV इक्वल टू एनआरटी, सर सब कुछ बदल रहा है, सब भी बदल रहा है, R कभी नहीं बदलेगा, तो सर P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। सर क्वेश्चन में ना PV इक्वल टू एनआरटी लिखा आपने, सर NRP कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बनानी है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चंस में कि कौन सी क्वेश्चन आ रखी है, वो तुम ध्यान रखोगे, क्वेश्चन में जो डेटा बदल रहा है उसको रखो, जो नहीं बदल रहा उसको कांस्टेंट मार दो, यस। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें समझ आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास, दिस इज द क्वेश्चन, अ रिजिड टैंक का मतलब क्या हो गया, रिजिड टैंक का मतलब उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। रिजिड टैंक इज स्टोर्ड इन अ लेबोरेटरी हैविंग प्रेशर दिस एंड व्हेन द टेंपरेचर इज दिस, व्हेन द टेंपरेचर इज दिस द प्रेशर इज दिस। तो तुम्हें दिख गया वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर और टेंपरेचर बदल रहे हैं, तो मोल्स भी कांस्टेंट हो गए, सर मोल्स भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों कहीं बदले नहीं। तो मेरा दिमाग आ रहा है प्रेशर और टेंपरेचर में, मैं जो भी चीजें करूंगा वो प्रेशर टेंपरेचर के हिसाब से करूंगा, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा, मेरे को दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, मेरे को आरटी कटा, तो यहां से क्या हो जाएगा P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये इक्वेशन लगाऊंगा, वैल्यू रखूंगा, आंसर मेरे सामने, यस। ये इस तरह से गेम होता है, रट्टा मत मारो, कोई लॉ लू याद करने की जरूरत नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी याद है, उसी टाइम इक्वेशन बना लो, यस और नो। बताओ जल्दी से, हाँ बस ध्यान रखना टेंपरेचर सेल्सियस में करे हैं, इन टेंपरेचर्स को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, फिर इस इक्वेशन के अंदर रखना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, यस कर लेना जो भी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज डेंसिटी। अब इसको डेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, डेंसिटी फॉर्मूला आता है पीएम अपॉन आरटी, ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया पीएम अपॉन आरटी, पी इज द प्रेशर, एम इज द मोलर मास, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर। सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। आपको यूनिट क्या होंगे, अगर ऐसे यूनिट यूज करे जा रहे हैं तो केजी पर मीटर क्यूब होगा, नहीं तो अगर नॉर्मल जी ग्राम क्या कहते हैं पास्कल वाले यूज करे जाते हैं, एटमॉस्फेयर वाला लीटर वाला यूज किया जा रहा है तो ग्राम पर एमएल में आता है, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटीज है। इसके अंदर जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें मैं, ये क्वेश्चन है, तो जेरिनॉल अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कंपोनेंट, डेंसिटी दे रखी है, ये
टेम्परेचर ये, प्रेशर ये, द मोलर मास ऑफ द जेली नॉलेज। तो पीवी ये अभी भी बताया, डेंसिटी क्या होती है, पीएम बटे आरटी होती है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना मोलर मास। तो एम क्या हो जाएगा, डी आर टी बटे पी, ये हो जाएगा डी आर टी बटे पी हो गया ना, हाँ ये आ गया। तो डेंसिटी दे दी आपको, डेंसिटी ये दे दी है, तो डेंसिटी गिवन है। आर तुम्हें पता है, दे रखा है, आर भी दे रखा है, तो सर ये पता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, तो ये पता है। और प्रेशर कितना है, प्रेशर देखो एमएम में दे रखा है, हमें प्रेशर को किसमें लाना पड़ेगा, एटीएम में लाना पड़ेगा। तो इसको एटीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जितने एमएम होते हैं उसको 760 से डिवाइड कर दो, एटीएम में प्रेशर आ जाएगा। तो ये भी दे रखा है, सारी चीजें डालोगे तो एम की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी ग्राम पर मोल में। यस, बस खत्म, गेम सॉर्टेड। अगला सवाल तुम्हारी जिंदगी का, अगला आता है डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कर लोगे ये सब, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा टाइम लगा रहे इसके ऊपर। हाँ, अब सुनते जाना, इसको भी ज्यादा इंक्रीज करूं, लोगों को थोड़ा सा नशे करना दो स्पीड बढ़ाने के लिए। यस, नशा कर लेते थोड़े से एक। ओ तड़पती आत्मा, तुम्हारे अंदर एक तड़पती आत्मा है। गाना सुना तुमने न्यूक्लियर का, बढ़िया एकदम। हो ठीक है सर, पूरी केमिस्ट्री करवा दी एक वीक में है। हाँ, एनीवन नोटिस द टाइटल ऑफ क्लास, क्या टाइटल है क्लास का? है भाई, मुझे नहीं पता, क्या दे रखी है क्लास में? क्लास में क्या कर रखा है? बताओ, सही बताओ, क्या लिखा है क्लास में, क्या लिखा आ रहा है उसमें? है जादू है, नशा है। हार्पिक ऐड करो सर एक बार। ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो कुछ कुछ कहता है, ये गैसों की प्रेम कथा के ऊपर एक लॉ बनाया गया है। ठीक है, हाँ यस, गैसों की प्रेम कथा के ऊपर एक लॉ बनाया गया है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में एक गैस वन है, थोड़ा स्लो कर देते हैं, लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं, और एक गैस टू है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर गैस वन गैस टू को मिक्स कर दोगे तो मिक्सचर आ जाता है। इस मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर प्रेशर्स की बात की गई है, मोल कॉन्सेप्ट प्लस रिडॉक्स डाला गया है। अब नशे में बैठा हुआ है, यही जो नशा मैं कर रहा हूं ना, इसी के करके वो टाइटल बना रहे हैं सबके सब। तो कहंदी होंदी सी, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे 2-3 कंटेनर हैं, ठीक है, 2-3 कंटेनर हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस आप लोग ले रहे हैं, तो इनके प्रेशर्स के ऊपर बात करता है। तो सिंपल भाषा में बोलता है कि मान लो अगर इसका प्रेशर कुछ P1 आ रहा है, इसका प्रेशर कुछ P2 आ रहा है, जब ये दोनों आपस में प्यार करेंगे तो टोटल प्रेशर जो आएगा P1 प्लस P2 आएगा। ध्यान रखना है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेज को जब आप मिक्सचर में डालते हो तो प्रेशर उनके टोटल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहां जो टोटल प्रेशर आएगा वो इन दोनों का सम होता है, इसको बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यस, हाँ जी सर। तो चलो सर, ये बात क्लियर हो गई। तो यही आया, पार्शियल प्रेशर इस तरह से डिफाइन होते हैं, इसी को लॉ बोल दिया। तो सिंपल भाषा में से कुछ कुछ रिएक्शन, ये देखो, ये लॉ लिखा है, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। तो अगर आपके पास दो गैसेस हैं, इसके प्रेशर को P1 बोल दिया, इसके प्रेशर को P2 बोल दिया, तो टोटल सम हो जाएगा P टोटल के बराबर। अब अगर इंडिविजुअल निकालना, मान लो मुझे P1 निकालना है, तो P1 कितना होगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, P2 कितना होगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, और अगर P1 बटा P2 करोगे तो इनके मोल्स का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है जी सर, बताओ जल्दी से गाइस, कोई दिक्कत इसमें, किसी को दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बता दो, नहीं तो पिटाई लिखाई कर दूंगा बहुत सारी। यस, एक सवाल करोगे मेरा इसके ऊपर, जय में आया हुआ भाई, स्लाइडें कितनी है, जोश जोश में उठा लाया बहुत सारी। चलो जितना आज हो जाए, ठीक है, कोशिश करेंगे जितना आज हो जाए, ज्यादा ही कर देंगे आज कोशिश करता है खत्म कर दे सारे का सारा, ठीक है, ताकि अगले दिन टाइटल ना बदलना पड़े। ठीक है, चलो मित्रों, जय का सवाल है, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड ऑक्सीजन आर एडेड। तो तुमने हाइड्रोजन ऐड किया 1, हीलियम ऐड किया 1, ऑक्सीजन ऐड किया 1, ये सब ऐड कर दिए, आर एनक्लोज इन सिलेंडर में डाल दिए सारे के सारे। ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम फिक्स है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दे दिया तुमको 2 atm, देन द टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा यहां से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल 1 बटे टोटल 1 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 1/3, ये मोल्स हो गए। एक बार मोल्स निकल गए तो फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर का, इट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है हमारे पास। तो ये चचा आ गया 2 इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन 1/3, यहां से टोटल प्रेशर हो जाएगा 3 × 2, दैट इज 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपका क्वेश्चन आया था जेई में, यो। ठीक है, अगला सवाल आपकी जिंदगी का योरा। अब इसके बाद आता है एक लॉ जिसको बोलते हैं एफ्यूजन लॉ। इसमें मस्त नशे करती है कंटेनर। ठीक है,
कंटेनर यहां पे मस्त नशे करता है, कैसे करता है वो देखना। कंटेनर में करा छेद, ठीक है, छेद किया, ये यहां पे हवा मार रहा है, ठीक है, हवा मार रहा, गैस के पार्टिकल्स बाहर फेंक रहे हैं। तो गैस के पार्टिकल्स को ऐसे फुफू करता है, जो फुफू करता है उसको बोलते हैं एफ्यूजन। डिफ्यूजन, एफ्यूजन नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली एफ्यूजन में क्या है, छोटे से छेद से, अगर उस छेद को आप देख पा रहे हो, ठीक है, हाँ, क्या हो गया, अभी तुमको समझ नहीं आ रहा क्या, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, थोड़ा मैं स्पीड में रिवाइज करा रहा हूं कि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, कि 2 घंटे में तुम्हें याद आ जाए, हाँ ये ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, तो खत्म नहीं हो पाएगा चैप्टर, ठीक है। हाँ, डिफ्यूजन एफ्यूजन एक नहीं होते, एफ्यूजन जो होता है वो छोटू से छेद से होता है, डिफ्यूजन जो होता है बड़े छेद से होता है, बड़े छेद से। तो तुम्हें दिमाग में एक चीज रखनी है कि एफ्यूजन जो है, एफ्यूजन वो अपना सिंपल से ऐसे छेद से होगा जहां पे कि आपका मतलब लिटरली बता रहा हूं, लिटरली दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं पिन होल। पिन होल, तो ये जो इसका होल होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पिन होल, यस, पिन होल लेवल, ठीक है, वो आप देख नहीं सकते, यस, उसको देख नहीं सकते, अगर तुमने दिख गया तो वो पिन होल नहीं है, ठीक है। इसको कुछ लोग ऑरिफिस बोलते हैं, और ऑरिफिस, दिस इज कॉल्ड ऑरिफिस, यस, ये आ गया ऑरिफिस, जी सर, हाँ, लेवल बढ़ाओ, ये देखो ये चाचा देखो, 1.5 घंटे में 2 चैप्टर करवाए जा रहे हैं, रिडॉक्स करवाया जा रहा है, ऑलमोस्ट पूरा ही करवा दिया, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको लेवल चाहिए। एक काम कर, बैच में जा, ठीक है, कोई भी खोल ले, एटॉमिक 3 चैप्टर पढ़ा दिए, एटॉमिक, मोल, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां के क्वेश्चन देख। एक ना मैं क्वेश्चन कैटेगरी कराता हूं, जीआरएस, ठीक है, घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसमें घुटने छिल जाते हैं, वहां जाकर तुझे पता लगेगा लेवल क्या होता है सवाल, जाके अटेम्प्ट करे एक बार, ठीक है, तेरे को लेवल चाहिए, लेवल जाके बैच में दिखाता हूं तुझे, हाँ, एक भी अटेम्प्ट कर दे और तेरा पहली बार में निकल जाए ना, बता दियो फिर। 1.0 वालों को तो पता है, या बाकी लोगों को बता रहा हूं मैं, 2, 3, 4, 5, 6 वाले। हाँ, क्लास के अंदर रिवीजन चल रही है, एक बार पूरे के पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करवाया जा रहा है, उसमें आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहां पे नहीं हो पाएंगे। 1.5 घंटे में थ्योरी को कवर हो पा रही है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हो पा रहे हैं, फिर भी मैंने एडवांस से कुछ क्वेश्चन करवा दिए इसमें, यस। एक बार करने हैं अच्छे से, इन डेप्थ जाओ, बहुत क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट देम, तो तुम्हें समझ आएगा क्या चीजें हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग क्रिस्प लेवल पे रिवाइज कर सकते हैं उसको, हाँ, लेवल देखने हैं हमको। चलो, पिन होल ओरिफिस में अगर आप लोग गैस निकालते हो तो उसको हम लोग बेसिकली इसका रेट निकालते हैं। तो जो ग्राहम्स लॉ होता है, ये आपका क्या कहते हैं, इसमें गैसेस के रेट का, फ्यूजन का निकलता है कि किस रेट पे निकलती है, कैसे निकलती है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, एक तो आपके मोल्स के डिवाइडेड बाय टाइम, या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, किस लेंथ पे वो कवर हो रही है, यस। ऐसे ही हमारे पास आता है ये PA/√m के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ग्राहम्स लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल लेवल पे, बहुत सिंपल लेवल पे अगर मैं आपको बोलूं तो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन, यहां पे अगर आप देखोगे ना तो किस पे डिपेंड करता है, रेट मोल्स अपॉन, यहां से एक फॉर्मूला उठाना है, यहां से एक फॉर्मूला उठाना है, इसमें कोई डायरेक्ट एक फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं है, 652 क्या है, एटॉमिक में ना क्वेश्चंस का नंबर है जो मैंने इनको करवाया था, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। तो अगर आपको कभी देखना हो ना, मतलब बैचेस का और रिवीजन में अंतर होता है, ठीक है, द नंबर, द टाइप, द लेवल, पूरी अवस्थी सॉल्व हो चुकी है अगर नरेंद्र अवस्थी नाम की किताब सुनी हो तो, यस, एक है वहां पे, हम लोग अलग से भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो तुम्हें अगर लेवल देखने वहां जाके देखो, यहां पे लेवल नहीं दिखेगा, यहां पे दिखेगा रिवीजन, क्योंकि यहां पे बात रिवीजन की हो रही है, तो रिवीजन से पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी सर, नरेंद्र अवस्थी का लेवल इज लो, अरे ये देखो जेई एडवांस के 95% क्वेश्चन हो गए, नरेंद्र अवस्थी बैच में हो गई है और इनका लेवल नहीं पूरा हो रहा। तो एक काम करते हैं जी, एक काम करते हैं जी, एनटीए को बताना पड़ेगा या अवस्थी के लेवल के ऊपर चलते हैं। जेई एडवांस से क्वेश्चन आपके बेकार है, बोलना पड़े, मैं एनटीए से बात करता हूं अभी कि सर आपने जो क्वेश्चन कराए, हम तो पीवाईक्यू करवाए थे, हमने तो अवस्थी करवाई थी, सर वो लेवल कम है, छोड़ दो, लेवल बढ़ाओ, क्योंकि इनसे नहीं हो रहे क्वेश्चन, इनको आसान लग रहे हैं। अबे पगलैत, दिमाग मत खराब किया करो भाई, इधर आओ जरा, यहां से फॉर्मूला उठाना है, यहां से फॉर्मूला उठाना है, कंबाइन करना है। तो जब भी आपको
ग्राहम्स लॉ के क्वेश्चंस आएंगे, जब भी ग्राहम लॉ के क्वेश्चंस आएंगे ध्यान रखना आपको एक फॉर्मूला यहां से उठाना होता है, एक फॉर्मूला यहां से उठाना होता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कौन से वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यहां से और यहां से कंबाइन करना। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया 2005 में, इफ हीलियम एंड मीथेन आर अलाउड टू डिफ्यूज अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर देन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सीधा रेट पूछा, कहता रेट ऑफ हीलियम बटा रेट ऑफ कौन सा है, मीथेन, ये आपको बताना है क्या होगा। तो तुम्हें एक तरफ से रेट निकला, दूसरी तरफ से तुम्हें लिखना होता है पीए बटा रूट एम, तुम्हें ये लिखना होता है एक तरफ, ठीक है। अब प्रेशर, एरिया कांस्टेंट है, मास अलग होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो यहां से रेट क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ हीलियम बटा रेट ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ मीथेन बटा मास ऑफ हीलियम। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 16/4, सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 गया, ये आ गया 2/1, आंसर 2 होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? बताओ अगला, ठीक है। इसी तरह से इसमें डेंसिटी का सवाल आ जाता है कि अगर आपको सेम फॉर्मूलाज में आप डेंसिटी भी कर सकते हो। ये जो डेंसिटी होती है ध्यान रखना, पीए बाय रूट एम किया था, अगर आप इक्वेशन देखो डीएम बाय आरटी, तो ये एम आरटी कांस्टेंट हो तो मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने फॉर्मूले पीए बाय रूट एम के हैं वो सब में आप क्या कर सकते हो, डेंसिटी डाल सकते हो, तो इनके क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। इसके 1-2 केसेस होते हैं, वो 2-3 केसेस कवर कर लेते हैं, ध्यान से सुनना जरा केस कैसे निकलते हैं, ठीक है। यस, केस में क्या है, एक केस आ जाता है जिसमें कि आपको कंटेनर के अंदर गैसेस दे दी, तो आपको इनसाइड का रेशियो दे देगा कि इसके Na/NB, इनसाइड का आपको रेशियो दे देगा कि इनसाइड का इनका रेशियो क्या है। आपसे बोल देगा कि बाहर भी कुछ A निकल रही है, बाहर भी कुछ B निकल रही है, तो यहां आपको Na/NB आउटसाइड का रेशियो पूछ लेगा, कितना आउटसाइड का रेशियो आ रहा है, तो ये देके ये पूछ लेगा या ये देके ये पूछ लेगा। फॉर्मूला इसमें सीधा लगता है ये वाला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Na अथा NB फ्यूज किसके बराबर होता है, इनसाइड इनटू मोलर मास के इनवर्स रेशियो के। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद किया हुआ है, इसके ऊपर आया कहां से है, ये वहीं से आया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में डेरिवेशन करी है इसकी। अभी इस फॉर्मूले से जाते हैं, फ्यूज इनसाइड बटा मोलर मास के बराबर होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, अ 4:1 मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन इज कंटेन इन द वेसल एट दिस प्रेशर। तो एक कंटेनर है, इसमें हीलियम है, हीलियम बटे मीथेन, ये रेशियो दे दिया आपको 4:1। कहता है इनमें से होल की वजह से गैस बाहर आ रही है, तो किस रेशियो में बाहर आ रही है, तो कहता है इनसाइड आपको ये दे दिया, दिस इज इनसाइड, और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया आउटसाइड का रेशियो, ये आपसे पूछ लिया कि आउटसाइड का रेशियो क्या है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है इनसाइड के रेशियो के, यस, इनसाइड रेशियो और मोलर मास का इनवर्स। तो यहां पे मास ऑफ मीथेन दैट इज 16 बट मास ऑफ हीलियम दैट इज 4, तो कितना आएगा, ये वैल्यू हमको कितनी दे दी है, ये वैल्यू दे दी हमको 4:1 इंटू अंडर रूट 4, ये आ जाएगा भैया 2, तो 4/1 इंटू 2, इसका आंसर आ जाएगा 8/1। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आया था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बताओ जल्दी से, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट किसी को? यस, इसी तरह के एक टाइप आती है जिसमें कि आपका क्या होता है, लेंथ का, दो तरफ से आपको कंटेनर फेंकता है और कहता है कि भाई बताओ गैस कहां मिल रही है। इस केस में क्या करना होता है, एक तरफ से x मान लो और दूसरी तरफ से क्या मान लो, लेंथ इसकी दे रखी होगी L-x, तो x/L-x जो होगा वो प्रोपोर्शनल रहता है उसके लेंथ, जो जैसे ये a दे रखी है, तो लेंथ आपको अगर x है, ये L-x है, उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं क्लास में, आपने कैटेगरी देखे होंगे इस तरह के। यस, तो ये हमारे पास रहता है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग केटीजी के ऊपर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, अब वो पॉइंट, अब यहां से थ्योरी चलेगी, सुनते जाना ध्यान से। लैग 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 क्यों हो रहा है, और लैग हो रहा है क्या, जल्दी बताओ एक बार, इज दैट लैगिंग गाइस, जल्दी बताओ जल्दी, क्या लैग हो रहा है, हाँ या ना, क्या लैग हो रहा है गाइज? नहीं तो देखते हैं इसको, हाँ या ना, लग हो रहा है, लग, जल्दी बता दो, लग हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा, चलो फिर चक दे फट्टे। प्रॉपर्टीज ऑफ केटीजी पढ़ते हैं, ठीक है, केटीजी पता है और रियल गैस पढ़ी है, फिर टॉपिक खत्म है। केटीजी बोलता है कि आपके पास जो गैसेज होते हैं, दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जैसे तुम हो, पढ़ाई के अलावा हर जगह दिमाग चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला, जाने जहां मैं किधर चला, किसी को नहीं पता। गैस जो होती है आपकी जिंदगी में वो कहीं भी भटक सकती है, उसको बोलता है रैंडम मोशन, ठीक है। अगला पॉइंट, energy, every gas is made up of a large number of extremely small particles called molecules. All the molecules are identical in nature and size and differ from gas to gas. Simple point है।
मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स। ये सुनना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, ये या तो इधर जाके टकरा सकता है या फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है। ये कोलिजन्स होते हैं, और ये कोलिजन्स कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब अब तक समझ आ जाना चाहिए, और अगर समझ नहीं आया है तो फिजिक्स में क्या झग मारी है तुम लोगों ने? यस, तो ये ध्यान रखना है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ध्यान रखना है इस बात का। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहते हैं ये, ठीक है, और इसी से आपका कहीं ना कहीं प्रेशर का लेना देना होता है। यस, सीटीएम क्या होता है? कमिट टू माइंड। अगला, प्रेशर ऑफ गैस रिजल्ट्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये जो गैस है, ये गैस का पार्टिकल है, इसने इसके दीवार में जाकर सर मारा, तो इसकी वजह से क्या होगा? इस गैस के कंटेनर पे, वॉल पे कुछ प्रेशर लगेगा, ठीक है। वो प्रेशर जो गैस का होता है वो एक्चुअली गैस के कोलिजन की वजह से होता है। यस, हाँ। अगला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमेशा सीधी लाइन में जाते हैं जब तक कोलाइड ना करे। कोलाइड करेगा डायरेक्शन बदलेगा, कोलाइड करेगा डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, कोलिजन के बाद डायरेक्शन बदलती है। और ग्रेविटेशन का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, इनका स्लिम फिगर होते हैं, जीरो फिगर होते हैं ये लोग, तो इनका ग्रेविटेशन पे कोई भी असर नहीं रहता है। ऑलराइट, अगला, द काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपका टेम्परेचर होता है उसी से काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रहता है इसके अंदर। यस और नो, बताओ। क्लियर गाइस? अब इसके ऊपर एक दो फॉर्मूला आते हैं, ठीक है, बट यहां पहले, उससे पहले, कोलिजन होते ही दिशा बदलती है। हाँ, अकल आती है, झटका लगता है, नंबर कम आते हैं, तभी तो चेंज करते हो। जैसे चलता आ रहा है, जब तक झटका ना लगे, जब तक अकल ना आए, जब तक कुछ धमाका ना हो, तब तक डायरेक्शन कहां चेंज होती है? हाँ हाँ, वही चीज है यहां पे। अब इसमें दो फॉल्टी असम्पशंस इन लोगों ने क्या बोला था कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिहाइंड द गैस मॉलिक्यूल। ये सोच के केटीजी बनाई गई थी, बट हम जानते हैं सबके सब क्या होते हैं? गलत होते हैं, बिकॉज केटीजी में हम लोग इसको चेंज करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये कहते हैं अट्रैक्शन नहीं होती, पर तुम जानते हो, हम सोचा तो हमने भी ऐसा, तुम आपस में अट्रैक्शन नहीं करोगे, पर अट्रैक्शन तो बढ़िया रहती है तुम्हारी, सब एक दूसरे अट्रैक्ट होते फिर रहे हो। यस, और कहता है कि मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉइंट मासेस। इनके पास मास होता है पर वॉल्यूम नहीं होती। क्या बकवास रूल है, ठीक है। अब इन दो के चक्कर में आगे जाके लंका लग जाती है केटीजी की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपके रियल एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंसान होते हैं, अर्जुना 1 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इन सबके बीच में कुछ कुछ अट्रैक्शंस चल रही हैं, और उसी की वजह से आगे जाके रियल गैस और आइडियल गैस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यस, हाँ। तो यहां पे इसी इनके ऊपर एक इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ये इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। हाँ, क्या हो गया जी सर? अपनी बात तो अपनी लगती है, पर्सनल हो रहे हो सर अब आप। हाँ, तो एक इक्वेशन आती है, सारे फैक्टर्स वहां लिखे हुए। एक तो आती है पी इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर, ठीक है। c बार इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया मास ऑफ वन पार्टिकल एंड इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, p और v प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। उसी से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है डेंसिटी वाला। यहां से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालोगे तो अंडर रूट 3 RT बाय m होती है। काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल्स की 3/2 kT होती है। काइनेटिक एनर्जी n मोल्स की 3/2 RT होती है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई हैं जी सर। अब आता है, तीन टाइप की स्पीड्स होती हैं, एक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो तीन तरह की वेलोसिटीज आपकी जिंदगी में रहती हैं। इन तीनों वेलोसिटी से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। पहले आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है सब मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज लेना। हमको फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए, फॉर्मूलाज क्या क्या है इसका। एवरेज का आता है n1 c1 प्लस n2 c2 प्लस n3 c3 अपॉन n1 n2 n3। ये आपका एवरेज लेना होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे दूसरा फॉर्मूला वो आता है रूट 8 बाय पाई RT बाय m, और RT बाय m को आप P बाय D भी लिख सकते हो हर फॉर्मूले में, ठीक है। ये ध्यान रखना। कहां से लिख सकते हैं सर? डेंसिटी के फॉर्मूले से आप इसको लिख सकते हो। व्हाट इज RMS? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नाम होता है, ठीक है। इसी तरह से एवरेज आपका फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड पे। वो कैसे निकलती है सर? RMS क्यों होता है उसका भी आंसर दे देता हूं। RMS इसलिए होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। रूट लिया, मीन मतलब एवरेज ली, स्क्वायर किया स्पीड को, उसकी एवरेज ले रहे हो, तो इस वजह से इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो CMS का मतलब ये होता है। एक तो फॉर्मूला इसका ये रहेगा, यस। दूसरा इसके अंदर आता है अंडर रूट 3 RT बाय m, और RT बाय m को आप P बाय D भी कन्वर्ट कर सकते हो।
यस और एक तीसरी वेलोसिटी आती है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ये होती है √2RT/m या √2/PD। और अगर हम देखेंगे सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल होती है, फिर एवरेज, फिर आरएमएस। इनके कई बार रेशो के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस, जेई एडवांस दोनों में बार बार पूछा गया है कि रेशो इनका बताओ, तो ये रेशो आपके निकल के आते हैं। यस थर्मोडायनेमिक्स आज स्टार्ट नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास अगले कल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। यस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है कि इन्हीं सारी स्पीड्स को अरेंज कर दिया गया है आपके एक स्केल के ऊपर। तो यहां पे बेसिकली एक बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर आपके पास स्पीड रहती है। तो सबसे कम आपका मोस्ट प्रोबेबल होता है जो कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की रहती है, फिर एवरेज थोड़ा आगे होता है, ये √2 का फैक्टर होता है, ये √8/पाई का फैक्टर होता है, ये √3 का फैक्टर होता है और आरएमएस आगे होती है। अब जैसे जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था। अगर यहां पे ये ऐसे वैसे तो इस तरह का रहता है, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल, एक तरफ इंक्लाइंड होता है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल कर्व होगा बोल्ट्जमैन का तो ये सारी की सारी फैक्टर जो रहते हैं, ध्यान देखना, अगर सिमेट्रिकल कर्व होगा तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज सेम हो जाती है, आरएमएस थोड़ी सी आगे रहती है। तो सिमेट्रिकल कर्व में ये दोनों सेम हो जाती हैं। दिस क्वेश्चन आई थिंक अगर मैं याद करूं शायद जेई एडवांस 2020 में ये सवाल आया था इस कर्व के ऊपर। यस ये क्वेश्चन आया था क्लास में, अंदर हमने ये डिस्कशन भी किया था, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आता है, ठीक है, अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर ये कर्व में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सुनना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कर्व थोड़ा सा फ्लैट होता है, एक तो हाइट कम होती है और थोड़ा राइट साइड शिफ्ट होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के तो फ्लैट होता जाएगा और आगे की तरफ पुश होता जाएगा। ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। और एक और आ जाता है, अगर आपको डिफरेंट गैसेस के बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रखने हैं, ठीक है, क्या हो गया, पढ़ ले, थोड़ा काम की चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंट गैसेस रखनी है तो आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल, मतलब सबसे टॉप फिगर देखो, टॉप फिगर, तो मोस्ट प्रोबेबल देखोगे तो मास बढ़ेगा तो ये मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो आप देखो जरा, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे गैस हल्की हो रही है, तो सबसे भारी गैस सबसे पहले दिखेगी, फिर आप आगे आगे जाओगे तो गैसेस हल्की होती जाती हैं। तो दिस इज द कर्व। अब आते हैं रियल गैस के ऊपर, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। देखो रियल गैसेस क्या हैं आपकी जिंदगी में, जो अभी तक हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं वो सब हम लोग आइडल गैसेस की कर रहे थे। आइडल गैसेस जो होती हैं वो हैं जो कि P = nRT को हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो करें। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस होती है, रियल गैसेस अगर मैं बात करूं, वो ऐसा नहीं करती, वो कुछ सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे ही आपको फॉलो कर सकती है, हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो नहीं करती। लिखा भी हुआ है कि जो हर ऊपर करे उसको आइडल गैस बोलते हैं एट एनी टेम्परेचर प्रेशर, वेयर एज रियल गैस कर सकती है फॉलो, पर सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे बहुत हाई टेम्परेचर बहुत लो प्रेशर उसी पे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल गैस। तो सर रियल गैस क्यों नहीं फॉलो कर रही, क्योंकि मैंने बताया दो पोस्टुलेट्स, एक तो प्यार मोहब्बत में पड़ी हुई है गैस के पार्टिकल्स, दूसरा उनका अच्छा खासा साइज होता है, तो वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल, दूसरा अट्रैक्शन होती है। इन दोनों रीजंस की वजह से, जो फॉल्टी असम्पशंस मैंने आपको बताए थे, उसकी वजह से रियल गैस जो होती है वो आइडल गैस से थोड़ा सा डेविएशन दिखाती है, और इसी डेविएशन को अब हमें स्टडी करना है, ठीक है। यहां पे देखेंगे अगर हम लोग, रीजन दिखा भी है यहां पे कि गैस के अंदर क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होती है, एंड देयर इज प्यार मोहब्बत अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। यस तो ये वाली बातें हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, यस और नो। जी सर आगे बढ़ते हैं गाइस, इसके ऊपर एक इक्वेशन निकल के आती है, इसको बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, जहां पे आपके पास दो फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, P + a_n²/v²। A इज द वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन, और ऐसे ही एक आता है V - NB, B इज द वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। तो प्रेशर को करेक्ट करने के लिए A डाला, वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए B डाला, दोनों को इकट्ठा डाल दो कई जगह पे ऐसे। अब V को आप लिख सकते हो, V को N से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम अपॉन मोल, तो इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम अगर इन दो जगह पे पुट करना चाहोगे तो इक्वेशन का ये रूप निकल जाता है, P + a_v² × v⁻ - b = RT। यस ये हमारे सामने है, क्या हो गया, हाँ तरुण सर ने यही कलेश कर रहे थे, तरुण सर ने पता बोला भी था, ये पहले पूरा चैप्टर आइडल गैस पर पढ़ाते हो, फिर बाद में कहते हो कि रियल गैस अलग होती है, तो फिर पढ़ाया ही क्यों आइडल गैस? वो इसलिए पढ़ाया, मैं आंसर देता हूं उसका, वो इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको तब तक नहीं पता लगेगा कि रियल गैस की वैल्यू जब तक आप आइडल गैस नहीं देखते। अब मैं आपसे पूछूं, जेन्युइनली पूछूं कि आप कैसा क्रिकेट खेलते हो? बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। अरे सर हमारे 50 सेंचुरीज है, ठीक है, 80 हमारी हाफ सेंचुरीज है, गली में है 10 फुट की पिच में, तो भाई सबकी होती है,
तो सर सचिन को बेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सचिन ने ना स्टेडियम पे मारे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहां पे मार के दिखा 100 सेंचुरी। वहां पहली बॉल आएगी शोएब अख्तर की, विकेट के साथ तुझे भी लेके जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए पहले आइडल बताना चाहिए कि आइडल कौन है। सचिन है जी आइडल। अब उसके कितने आसपास हो तुम? आज के टाइम पे विराट कोहली को बहुत अच्छा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 80 सेंचुरी के पास आ गया ना वो इंटरनेशनल में, इसलिए वो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है जी सर। तो तरुण सर लो, आप आंसर ढूंढ रहे थे, 1 साल के बाद आंसर आपके सामने। दिस इज द रीजन आइडल और रियल दोनों पढ़नी पड़ती हैं जी सर। आओ सर आगे बढ़ते हैं। अब यही बात करिए, कुछ कुछ इनके ऊपर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ ये जो फैक्टर्स वैक्टर्स देख लेते हैं, 5-10 मिनट में कवर कर देंगे सारा कुछ। वेंडरवॉल कांस्टेंट ए डजंट डिपेंड ऑन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे, एंड इट इज अ मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जितना प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा उतना गैस की ए वैल्यू ज्यादा होगी, याद रखना, ठीक है। ए वैल्यू प्यार मोहब्बत से बढ़ती है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो ए वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताओ गाइस, यस और नो जी सर। अगला सवाल सर, प्रेशर करेक्शन, ये जो फैक्टर होते हैं ना, एक एक छोटे छोटे फैक्टर्स है, ये आपने बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में याद किए होंगे, फिर भी बता देता हूं। ग्रेटर द वैल्यू वेंडरवॉल कांस्टेंट ग्रेटर इज द डेविएशन। जनरल ऑर्डर ये रहता है कि पोलर का ए वैल्यू ज्यादा होती है, फिर नॉन पोलर के अंदर भी जिनके पास पोलर बॉन्ड्स हैं, फिर नॉन पोलर जिनके पास नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। तो ये आपका ऑर्डर रहता है ए का। इनका कंपैरिजन क्वेश्चंस पहले के टाइम पे बहुत आते थे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कि जैसे अगर मैं बात करूं जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स निकालने आते हैं, नॉन पोलर निकालने आते हैं, नॉन पोलर को कंटेनिंग नॉन पोलर बॉन्ड्स, जैसे ये वाले पोलर बॉन्ड्स, मीथेन हो गया, एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स वाले जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो ये ऑर्डर रहता है। और अगर इनसे ना निकले तो ए जो होता है मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर फोर्सेस सेम रहती हैं, और अगर वो भी कांस्टेंट है तो ए प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, अगर दोनों कांस्टेंट है तो। यस, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर द वेंडरवॉल कांस्टेंट ग्रेटर इज द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। जितना ए वैल्यू ज्यादा होती है उतना ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाना। अगर तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा औरत पसंद है वो होता ना महिला मित्र की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर तुम दोनों को पास लाना है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पसंद ज्यादा करते हो तो ज्यादा आसानी से पास आ जाओगे। वही कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर करेक्शन में। अगर ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी विच ए वैल्यू ज्यादा है तो आप नजदीक ज्यादा आ सकते हो, आप उतना इजीली आपको लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? गैस की शादी कैसे होती है? अरे लिक्विड बन जाता है, इनके छोटे छोटे लिक्विड निकलते हैं, ठीक है। तो गैस की जब शादी हो जाती है, सिंपल भाषा में लिक्विड बन जाती है। कैसे बन जाती है? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा थी, बस इतना दिमाग में रखना। ऑलराइट जी सर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। अगेन वॉल्यूम करेक्शन के कॉन्सेप्ट समझते हैं। अबे हो गया, खत्म देखता जाओ तो, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन क्या होती है? वेंडरवॉल कांस्टेंट जो बी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक फैक्टर है, एक कांस्टेंट है जी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। बी इज मेजर ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम बोलते हैं इसको। किसके बराबर होती है? एक मॉलिक्यूल के 4 गुना वॉल्यूम के बराबर होती है। तो आप इसको अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो 1 मोल के लिए तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये V की वैल्यू होती है। हमें मतलब होना चाहिए कैसे निकालना है। साइज जितना बड़ा उतनी B वैल्यू ज्यादा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी B वैल्यू ज्यादा, एंड जितना मोलर मास उतनी B वैल्यू ज्यादा। इस सीक्वेंस में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी आता है कि व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? डेल्टा V अपॉन डेल्टा P। उससे आप कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपका कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना इजीली उसको दबा सकते हो, वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। अब अगर किसी का साइज बड़ा होगा तो कंप्रेस करना मुश्किल होगा, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है, इसके बाद आपके पास आता है पैरामीटर्स ऑफ लिक्विफेक्शन, ये बता देता हूं, ठीक है। अब लिक्विफाई करने के लिए 2 चीजें दिमाग में रखनी है। 2 चीजें कौन सी हैं? क्या हो गया? बस 10 मिनट देखिए, 10 मिनट है, 10 12 20 स्लाइड है। जल्दी जल्दी सुनते जाओगे, क्वेश्चन खत्म होता जाएगा, बस ज्यादा है नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए 2 चीजें दिमाग में रखनी होती है। एक तो टेम्परेचर कम करोगे और दूसरा उसका प्रेशर बढ़ाओगे। टेम्परेचर कम करने से एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे कम करना पड़ता है, और एक प्रेशर होता है क्रिटिकल प्रेशर उससे ज्यादा रखना पड़ता है। तो मोटे मोटे लेवल पे गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। तो यहां पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? टेम्परेचर। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे आपकी गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई पूरी की पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे लिक्विफेक्शन, तो यहां पे आओ जरा, किसी भी टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी, ये फैक्टर बता दिया मैंने, टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो
क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके अगर गैस ऊपर पड़ी हुई है तो लिक्विफाई ना कर सके, ठीक है। एक टेम्परेचर होता है गैसेस में, उस टेम्परेचर से नीचे रखना है। अगर आप उस टेम्परेचर को एक्सीड करोगे तो कभी भी गैस लिक्विफाई नहीं करती, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। लिखा है टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है या कम है तब उसको आप लिक्विफाई कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इट फॉर्मूला इज 8a/27 RB। टेम्परेचर का यूनिट हमेशा केल्विन रखना है, ठीक है। ए आपका कांस्टेंट, बी आपका कांस्टेंट, आरबी कांस्टेंट। अगला प्रेशर, ठीक है। अच्छा ये भी लिखा है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान होता है। रीजन बीइंग ए ज्यादा होगा तो लिक्विफाई करना उसको आसान रहता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर वो आपको प्रेशर करके उसको लिक्विफाई करना है। अगर प्रेशर करके आप लिक्विफाई करना चाहते हो तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक मिनिमम प्रेशर होगा। है ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो यार लिक्विफाई हो ही जाएगा, लेकिन एक मिनिमम प्रेशर है जहां पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर जहां पे आप लिक्विफाई कर सकते हो इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है A/27 B²। और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर आप ये दोनों कंडीशंस रखते हो, इन दोनों कंडीशंस पे जो वॉल्यूम निकल के आती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3B होता है। यस इसका एक प्लॉट है, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार ये प्लॉट देखो, 1 मिनट आया। हाँ भाई आवाज आ रही है? एक बार बता दो जल्दी से, क्या आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई आई थिंक आवाज आ रही है। चलो यहां देखो, अब एक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं एंड्रयूज आइसोटर्म, ठीक है। व्हाट इज दिस एंड्रयूज आइसोटर्म? इसमें सुनो यार, ये ना बेसिकली ये बताता है, अगर आप नॉर्मल देखो, याद करो पीवी ग्राफ हमने शुरू में करा था। पीवी ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द पीवी ग्राफ, ठीक है, बॉयल्स लॉ जो हम लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन उसी को अगर हम लोग रियल गैसेस में देखें, रियल गैसेस में क्या होता है? रियल गैसेस में ध्यान रखना है आपके पास लिक्विफिकेशन होती है, तो वहां पे गैस क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये देखो जरा, यहां पे ऐसा डोम सा बनता है, ये वो पॉइंट है जहां पे लिक्विफिकेशन हो। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे गैसेस का लिक्विड बनना शुरू होता है, ये लिक्विड बनना स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे गैस लिक्विड बन रही है, ये गैस है, ये लिक्विड है, फिर इसके बाद ये सॉलिड बन जाती है। गैस है, यहां पे गैस है, ये लिक्विड है, फिर सॉलिड बन जाती है। तो जो रियल गैसेस होती है, ये रियल गैसेस के लिए वैलिड है। रियल गैसेस में अगर आप देखेंगे तो सॉलिड लिक्विड बनने का स्कोप होता है। तो बेसिकली रियल गैसेस में जब आप ये ग्राफ बनाओगे ना, ऐसा बहुत हाई टेम्परेचर, अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो गैस रहेगी। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर्स में आते हो तो गैस को जब लो टेम्परेचर पे लाया जाता है तो वो लिक्विड बन सकती है, लिक्विड के बाद सॉलिड बन जाती है। इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रयू आइसोथर्म, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अब इसके ऊपर एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रहता है। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? किसी भी गैस का बेसिकली ये देखना कि आइडल से वो कितना डिविएट करती है। कोई भी गैस आइडल से, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में कितना अंतर है सर? अभी मोटा मोटा 20 सेंचुरीज का अंतर है। तो उस डेविएशन को मेजर करने का तरीका जो होता है गैसेस में, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। होता क्या है? प्रेशर रियल इनटू वॉल्यूम रियल अपॉन प्रेशर आइडल अपॉन वॉल्यूम आइडल, इनका रेशियो होता है। इससे आप इसको क्या निकाल सकते हो? जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर जेड 1 के बराबर होता है तो उसको आइडल बिहेवियर बोलते हैं। अगर जेड 1 से डिविएट करता है उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर। ये रियल गैस की कंडीशन होती है, ठीक है। अब आते हैं, तो जेड ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट इज, अब ये कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये कंडीशंस आप आराम से करना। अब आते हैं अमागट्स कर्व पे, यहां पे आ जाते हैं। इसी कर्व में अब 2-3 चीजें का सोचना। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ता, देखो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इस लाइन को फॉलो करता है, दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है? ये आपकी आइडल गैस वाली कंडीशन है। अगर इसके पास होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे यहां पे ये कर्व इसके पास है तो T1 T2 से ज्यादा होगा। जितना इस लाइन के नजदीक होगा उतना टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा रहता है। और एक कंडीशन आता है दैट इज, अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो जो हाइड्रोजन हीलियम होते हैं वो ऊपर रहते हैं। जो आपकी गैसेस, दूसरी गैसेस आएंगी, जैसे मीथेन है, इसका मास 16 है, जैसे SO4 है, इसका मास 64 के आसपास है। तो जैसे जैसे गैसेस का मास बढ़ता है वैसे वैसे ये कर्व इस तरह से दिखाने लग जाती हैं। ये आपका कर्व का पूरा कंप्लीशन हो गया है। इसके बाद अब हमारा टॉपिक कंप्लीट है। दैट इज ऑल देवी और सजनों, भाई और बहनों, थैंक यू, आप लोग आए। This is complete theory, complete revision of states of matter.
स्पीड में चलिए, आई थिंक 4x की क्लास करी है आज सबने। लेकिन हां, अगर आपने क्लासेस को इन डेप्थ डिटेल में देखा है तो चैप्टर आपको पूरा उस हिसाब से रिवाइज हो गया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा पहली बार में समझ आएगा, मैं बस ये बोलूंगा रिवाइज पूरा हो गया है। इतना ही आज की क्लास में करेंगे। लीडर बोर्ड में आपको दिखा देता हूं गाइस, दिस इज द लीडर बोर्ड, ठीक है। निशांत शर्मा ने टॉप मारा है 5 क्वेश्चंस में। नसीर, मंत्रा, अंशिका, सिस्टम ये क्या है, ध्रुव, करण, रोहित, पूर्वा, नितेश, ठीक है, ये आपके सामने है। दैट इज ऑल। देखो यार, ये तो 2 चैप्टर फिर जल्दी जल्दी कर हो गए, क्वेश्चंस भी हो गए, आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि थर्मोडायनामिक्स ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो थर्मोडायनामिक्स होगा, नहीं होगा। 2.5 घंटा तो समरी लेक्चर में लगा, वो भी रिकॉर्डेड में, ठीक है। तो अगर आपके पास है, आपने देखा है, वेल एंड गुड। अगली क्लास बिना थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर के लगाने मत करना, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम थ्योरी रिवाइज कर पाए। थर्मोडायनामिक्स से हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज जेन्युइनली में थ्योरी ही 2.5 घंटे की है, उसकी बहुत थ्योरी है उसके अंदर। तो आप लोग क्या करना, थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, पूरे को रिवाइज कर लेना, पूरे थर्मोडायनामिक्स को। समरी लेक्चर मैंने दे रखा है, आपके बैचेस में भी आया होगा, नहीं आया तो मेरा ही देख लो। 2.5 घंटे का समरी लेक्चर है, उसमें पूरा A to Z समरी दे रखी है, पूरा रिवाइज करवा रखा है मैंने, शॉर्ट में सारा चैप्टर है, ठीक है। उसको देख के आना, नोट्स रिवाइज करके आना, फिर यहां पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो थर्मो में हमें सिर्फ क्वेश्चंस का टाइम मिल पाएगा, उतना है ही नहीं स्कोप उसके अंदर, ठीक है। यस, तो ये हमारे सामने आज का मामला सेट है। पता नहीं कैसे हुआ पर मैंने कर दिया, आई एम हैप्पी, कैसे तैसे करके मैनेज हो गया, बट ठीक है। ओह थैंक यू यार, थैंक यू, ठीक है। तो दैट इज इट यार, मजे मत लो अब, ठीक है, मजा नहीं आ रहा यार। देखो कभी मतलब अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं तुम्हें एक चीज, एन अवस्थी के क्वेश्चंस कहाँ हैं यार, वो एल्केमी करके एक बैच है, उसमें मैंने अलग से सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे देख लेना। उसमें और भी अपडेट करूंगा, अभी करंट आधे हैं अभी क्वेश्चंस, ठीक है। अवस्था आई थिंक एटॉमिक के तो पूरे हो रखे हैं, एटॉमिक के लेवल 2 वाले क्वेश्चंस, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो डाल रखे हैं सारे वहां पे, तो वहां से आप एल्केमी वाले से कर लेना, ठीक है। 1.5 घंटे में एक चैप्टर पूरा करना, एक भी नहीं 2 चैप्टर पूरे करने, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसमें रिवाइज भी कराना है, उसमें क्वेश्चंस भी करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत मुश्किल होता है। क्लास में मुझे जो याद है, आई थिंक 11 लेक्चर शायद स्टेट्स ऑफ मैटर में हुए थे, 5-6 लेक्चर शायद रिडॉक्स में हुए थे, बड़े बड़े लेक्चर्स थे उसमें भी। तो ये चीजें आपको जब क्रिस्प में करवानी हो, रिवाइज करवानी हो ना, मुश्किल होता है। एज ए टीचर आप समझना ये चीज, आप खुद को हमारी जगह रख के देखो कि वो टॉपिक्स जो क्लास में इतने डेप्थ में हो, इतने डिटेल में हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कैसे होगा, मुश्किल होता है, थोड़ा टफ है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसको करना, वो भी लाइव में, वो भी इतने क्वेश्चंस, इतने प्रैक्टिस, भगवान भरोसे है भाई। क्लास से पहले एकदम ग्रीन टी का नशा करके आते हैं कि अब बस करके आना है। ऊपर से तुम्हारी चैटें उल्टी चलती हैं, चैटों में कुछ और चलता है, चैटों में यही है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो बहुत टफ है यार ये चीज है, ठीक है। आप ये सब चीजें समझते नहीं हो, आप कैमरे के उस साइड रह के ना, बहुत इजी है बोलना, कैमरे के इस साइड आके कभी देखना, ठीक है। डर लगता है, डर, और चीजें बहुत टफ होती हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है करते हैं जरा, और रिवाइज कर लो इसको बढ़िया तरीके से। एक तरह से समरी लेक्चर ही हो गया, एक तरह से पूरा का पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। कड़ी चावल खाने, अरे बिल्कुल यार, बहुत मन कर रहा है कड़ी चावल खाने का, तो खाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग अपनी क्लास अटेंड करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थर्मो के मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लीज क्लास पूरी थ्योरी रिवाइज करके आना, क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ टाइम मिलेगा उसके अंदर क्वेश्चंस करने का। तो थर्मो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब उससे पहले लेकिन आपको पूरा थ्योरी पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस करने का सेंस ही नहीं है। यस, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, बहुत सारा प्यार। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।